ये तय था कि अगला पॉलिटिकल लीडर सोशल मीडिया से ही निकलेगा और वो निकला। जितना फास्टेस्ट ग्रोथ सीजेपी सोशल मीडिया हैंडल का हुआ उतना किसी और हैंडल का आज तक हुआ नहीं। दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग हैंडल एंड आई एम इन फुल ऑफ दिस। यार दिस इज अमेजिंग। ये जो ताकत है इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, ये और बढ़ेगी विद एआई। सीजेपी हैज रियली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट डिस्पाइट ऑफ दैट इट वाज इनिशियली सपोर्टेड बाय सम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें बॉट हैंडल भी भर भर के यूज़ किए गए। अच्छी डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस आंदोलन का उतना ही पवित्र रहना भी ज़रूरी है। जैसे अब ये दिप्के है या जो भी लोग, आई डोंट सी ग्रेट सेंस ऑफ थॉट लीडरशिप इन सोशल मीडिया का यही प्रॉब्लम। वो आपको ओवरनाइट पॉपुलर भी बना सकता है, सक्सेस दे सकता है। सस्टेन करना आपके हाथ में। सस्टेन वही कर पाएगा जिसके पास रियल में कंटेंट होगा, जिसके पास रियल में आईक्यू है। तो इस आंदोलन के अंदर जितने लोग आपके होते हैं उतने ही लोग उन लोगों के भी होते हैं जो आपका आंदोलन फेल करना चाहते हैं। मिनिस्टर पेपर लीक नहीं कराता। क्यों? क्योंकि उसको कमाने के और भी तरीके हैं। हाँ, लेकिन मिनिस्टर पेपर लीक करने से रोक सकता है। पेपर लीक हो ही क्यों रहा है? और यदि ऐसी कोई चीज़ है तो सबसे सारी चीज़ें छोड़ के उसको प्रायोरिटी पे लेके सॉल्व करो। इसीलिए तो पूरा आंदोलन शुरू हुआ कि भाई इतनी सी बात है, इसको सॉल्व करो। लेकिन इसको सॉल्व करने के चक्कर में यदि कोई दूसरे लोग आके उसको ना सॉल्व होने दें तो मुझे बहुत दुख होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व होना चाहिए। दूसरा ले लो मिनिस्ट्री। यार यही मिनिस्ट्री एक बची आपके लिए, ऐसा भी तो कोई वो नहीं है। टेल मी द रीजन। एग्जैक्टली 140 करोड़ के लोगों में एक ढंग का बंदा नहीं मिल रहा जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। देखा जो लोग पकड़े गए, जिसको ट्रांसलेशन करने की जिम्मेवारी दी गई थी लेडी को, उसने वो पकड़े गए, उसने पेपर लीक किया। कई बार प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुए, कई बार लॉजिस्ट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पेपर लीक हुए। जो सीबीएसई सर्वर था, जब 17 साल के लड़के ने हैक किया तो उसने 4 बार मेल किया सर्टेन को। यू नो दिस। उसने हैक इसलिए नहीं किया कि उसको कोई नुकसान पहुंचाना था, उसने हैक करके इन्फॉर्म किया कि भाई इट इज़ वल्नरेबल, AWS बकेट आपकी ओपन है। जवाब नहीं दे रहे। कई सारी ऐप हैं जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी डेटा शेयर करती हैं। बहुत सारी ऐप हैं। तो मैंने गूगल को एक प्रोजेक्ट दिया था कि जितने प्रोटेस्टर्स हैं कि उनको आप एनालाइज कीजिए, प्रोटेस्टर्स को, उनका सोशल मीडिया निकालिए और उनके कंपनीज में वार्निंग भेज दीजिए कि दे आर वर्किंग अगेंस्ट नेशन और समथिंग। अगले दिन फुस हो गया प्रोटेस्टर। सोच पर आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है हमारे साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे। सर वेलकम। सर कैसे हैं आप? थैंक यू याश भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। अमित सर से आज बात करेंगे जो प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, प्लस जो नीट पेपर लीक हुआ था उस पर इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन सर उससे पहले आपके लिए कांग्रेचुलेशंस मैं कहूँगा। आपकी जो नई सीरीज आई है प्रीतम एंड पेड्रो, काफ़ी सक्सेसफुल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि जब मैं गया कहीं पिछले कुछ दिनों में रिलेटिव्स के यहाँ कुछ भी, तो उनको नहीं पता था पॉडकास्ट कर, लेकिन उन्होंने इस सीरीज का स्पेसिफिकली जिक्र किया कि यार एक सीरीज आई है वो, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो कभी देखते नहीं थे कुछ भी, लेकिन उन्होंने इसका स्पेसिफिकली जिक्र किया। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है। एक्चुअली इट हैज़ बिकम द मोस्ट वॉच्ड सीरीज एवर। तो सबसे ज़्यादा व्यूअर भी हॉटस्टार के हैं, तो मेरे ख्याल से बाकी प्लेटफॉर्म पर भी मोस्ट वॉच्ड ही हो गई है। और आई एम रियली ब्लेस्ड दैट पीपल आर लविंग इट। सीजन 2 के लिए तैयारियां कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर तक सीजन 2 भी लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, और प्लस उसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे आज, क्योंकि अभी राइट नाउ ट्रेंडिंग जो है वो सीजेपी और जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो और पेपर लीक है, उससे बात करते हैं। सर ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सबसे पहले सीजेपी पे बात कर लेते हैं। आप साइबर स्पेस में कांग्रेस जनता पार्टी जैसे आई है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड सा मूव था, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरह से लोगों के ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तय था कि अगला पॉलिटिकल लीडर सोशल मीडिया से ही निकलेगा और वो निकला। और जब लोगों ने कहा कि ओवरनाइट इतने ज़्यादा फॉलोअर कैसे खड़े हो गए, तो ओवरनाइट कंपनियां बिलियनर भी तो हुए हैं। बिल्कुल, आपको पता है जब पोकेमॉन गो आया था तो एक हफ्ते में यूनिकॉर्न बन गई थी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो ताकत है इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, ये और बढ़ेगी विद एआई, क्योंकि लोग अधिकतर समय उस पर ही बिता रहे हैं। तो आप यदि गौर से देखें तो जितना फास्टेस्ट ग्रोथ सीजेपी सोशल मीडिया हैंडल का हुआ उतना किसी और हैंडल का आज तक हुआ नहीं। दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हैंडल। अभी जबकि ट्रेंड उनका स्लो हुआ है, तब भी पिछले 30 दिन में मेरे ख्याल से 30 लाख फॉलोअर ऐड हुए हैं। मतलब दैट इटसेल्फ सेज कि हर दिन 1 लाख के करीब लोग जुड़ रहे हैं, जबकि स्लो है। और ओवरऑल मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ के करीब
25 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हैं, 2.5 करोड़, क्योंकि इंडिया में जितने भी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, मैं कंपैरिजन के लिए बता दूं कि कितना बड़ा फिगर ये हो सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके 10 करोड़ फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर में से एक हैं। यदि आप और किसी लीडर का लेंगे, राहुल गांधी का लेंगे, तो उनके मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के करीब हैं फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, और बाकी पे भी उतने ही होते हैं। मतलब फेसबुक पे थोड़े कम होते हैं, इंस्टा पे ज़्यादा होते हैं, ट्विटर पर पॉलिटिकल लोगों के ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी लोगों के ट्विटर पर कम होते हैं। लेकिन आई एम रेफरेंस जो अभी हमारे लिए वो इंस्टा है, क्योंकि इनका भी इंस्टा पे ही सबसे ज़्यादा रहा। फेसबुक और ट्विटर इनका भी कम है, सीजेपी का उतना फॉलोअर नहीं है, यूट्यूब तो बहुत ही कम है। तो इम्पैक्ट जो है जेनजी को जो कहते हैं इंस्टा पे ज़्यादा देखते हैं वो लोग, वो रहा, वो देखा गया। फिर मैंने एनालिसिस किया कि चलिए 2.5 करोड़ इज़ अ वेरी बिग फिगर, बिल्कुल, मतलब राहुल गांधी के फॉलोअर से डबल है ऑलमोस्ट। और जो एक्सट्रीम हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनसे ऑलमोस्ट 1/4 है। तो उसके बाद स्टार्टिंग 1000 फॉलोअर कौन थे इनके, स्टार्टिंग 5000 फॉलोअर कौन थे, मैंने वो एनालिसिस करने शुरू किए। स्टार्टिंग 10,000 फॉलोअर कौन थे। तो आप इंटरेस्टिंगली देखोगे कि जब स्टार्ट हुआ तब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जेनजी नहीं थे, जिसमें काफ़ी एज के लोग हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिया से नहीं हैं, बाहर से हैं। तो जो रिपोर्ट्स आई थी कि ये बाहर से क्रिएट किया गया है, दैट मे बी राइट, क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजिक मूवमेंट था, इसको पुश किया गया था बहुत सारे ऐसे हैंडल्स से जो ऑथेंटिक हैंडल्स थे, लेकिन वो बाहर के थे। तो बहुत सारा जो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट जब होता है तो उसमें पैसा भी लगता है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि फिल्में जब रिलीज़ होती हैं तो व्यूज़ दिए जाते हैं या इंगेजमेंट दी जाती है। यदि आप किसी भी कंटेंट का इंगेजमेंट लेवल देखेंगे ना, वो कम है और व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो फेक है। ये नॉर्मली एक एग्जैक्टली तरीका है देखने का कि यार ये चीज़ जो दिख रही है वो वैसी है या नहीं है। तो मैंने फिर इंगेजमेंट देखना शुरू किया इंस्टाग्राम पे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सारे लोग आपस में एनालाइज कर लीजिए। आप socialblade.com पे चले जाएं और वहाँ पर हर एक हैंडल को एनालाइज कर सकते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी इंडिविजुअल का हो, या किसी मीडिया पर्सनालिटी का हो। आप डालें और देखें कि इंगेजमेंट लेवल क्या है। इंगेजमेंट लेवल देखना आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ पर इंगेजमेंट लेवल काफ़ी अच्छा था एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। उसके बाद ऑफ कोर्स कम होता है, जब आप फॉलोअर बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज इंगेजमेंट कम हो जाता है, कि हर आदमी तो इंगेज करता भी नहीं है। इंगेजमेंट का मतलब है कि यदि आपके 100 फॉलोअर हैं, उसमें से ऐसे कितने हैं जो कमेंट करते हैं उस पर, या कितने हैं जो लाइक करते हैं उसको। इसका मतलब है कि बाकी लोग हो सकता देख रहे हों, लेकिन उनको मतलब नहीं है, वो ना तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो देख। तो इंगेजमेंट इज़ अ वेरी गुड फिगर। यदि आपका 11% इंगेजमेंट है तो इसका मतलब है कि 100 में से 11 लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक करना, कमेंट करना पसंद करता है। जो आपने हमारे पॉडकास्ट में भी देखा होगा कि जब हम कोई पॉडकास्ट डाल रहे हैं तो हो सकता है 2-2.5 लाख व्यूज़ हों, पर उसमें कमेंट 10,000 ही हों या लाइक्स 25,000 हों, वो हो सकता है। तो वो ये ही इंगेजमेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2-2.5 लाख व्यूज़ गलत है ना। बट जो इंगेजमेंट होती है ना, वो लॉयल ऑडियंस कही जाती है। बाकी लोग में से कई सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से जुड़ते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनालिसिस विच शेज कि CJP हैज़ रियली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट despite of that it was initially supported by some strategic marketing companies, जिसमें बॉट हैंडल भी भर भर के यूज़ किए गए, लेकिन फिर लोगों ने इसको सपोर्ट किया। और आज आप देख रहे हो कि ग्राउंड पर इतने दिनों से एक अनशन चल रहा है। बाकी उसका परिणति क्या होती है, उसमें जिस तरह के लोगों ने उसको, होता क्या है, आप CJP के से ट्विटर हैंडल देखोगे तो क्या है पता, क्या है ट्विटर हैंडल? आप बता। CJP_2029। ओके, क्यों है? अच्छा 2029 इट्स फॉर इलेक्शन लड़ना है बेसिकली, है ना। कई बार लोगों ने कहा कि सरकार को तो डे 1 में पता होता है कि ये मूवमेंट है, तो उसको स्टार्टिंग में ही भाई यदि मिलना ही था तो मिल लेते, पहले ही बात खत्म हो जाती। इतना टाइम क्यों लेते हैं? और भी मूवमेंट हुए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चले, और उसके बाद वो किसी तरीके से क्लोज होते हैं। वाई डू दे टेक टाइम? सोचो जरा, क्यों टाइम लेते होंगे? नो आइडिया। फिर भी कोई क्यूरियोसिटी की क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, जो चीज़ 6 महीने बाद हो रही है वो 1 महीने में भी हो सकती है। बातचीत ही तो करनी है, वो हो जाएगा क्लोज, कुछ ना कुछ। और 3 तरीके होते हैं जब कोई मूवमेंट होता है, और मूवमेंट अर्ली स्टेज में, मान लीजिए पहले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ही बातचीत करके क्लोज कर दिया जाए, तो ऐसे मूवमेंट लगातार होते रहेंगे, ठीक है। पर यदि कोई मूवमेंट
बहुत एफर्ट लगा के बहुत आगे तक जाता है और फिर क्लोज होता है, तो वैसा ही दूसरा मोमेंट खड़े होने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तब ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो इसलिए समटाइम्स यू विल हैव टू एग्जॉस्ट योर एनर्जी कि भाई जितना ताकत है लगा लो, फिर करेंगे, कंक्लूड तो हो गई। लेकिन यदि मैं जल्दी कर दूंगा तो पता पड़ा ये फिर अगले हफ्ते दूसरा मुद्दा लेके आ गए, ये तो सुन लेते हैं। तो लेट इट बी। जैसे कि आप बच्चा भी जिद कर रहा हो किसी चीज़ के लिए और आप हर जिद मानने लगो तो फिर वो जिद्दी ही हो जाएगा। तो कई बार आप उसको उलझने देते हो एंड देन यू सी कि चलो 10 में से एक मान लेंगे। दिस इज़ वन, पॉलिटिकली कोई भी पार्टी यही करेगी, दे विल नॉट ट्राई टू कंक्लूड इट वेरी फास्ट। सेकेंड क्या होता है कि जब लंबी चीज़ चलती है ना तो एक्सपोज हो जाती है। बिल्कुल, इंटीग्रिटी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। आपने मुद्दा शुरू किया अन्ना हजारे ने कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ेंगे और जब वो चलता चलता मुद्दा कुछ और हो गया कि उन्हीं करप्ट पार्टियों से मिलकर आपने सरकार बना ली। ये जो एक्सपोजर है ये तभी संभव है जब बहुत लंबे समय तक आप कोई लड़ाई लड़ो। आप थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो पर लंबे समय तक नहीं बना पाते। सो एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू फाइट फॉर लॉन्ग। आज जब इन्होंने इतना लंबा किया तो बहुत सारे लोग ऐसे समर्थन में आ गए जो जिनको नीट से मतलब नहीं, जिनको कभी एग्जाम में नहीं देना है, लेकिन उनको सरकार का विरोध करना, उनका अपना एजेंडा सेट होता है। सो दे आर सपोर्टिंग यू। उससे क्या होता है कि आपकी जो रियल डिमांड है वो डाइवर्सिफाई, वो डिस्टॉर्टेड हो गई, वो डिमांड रही नहीं, क्योंकि आप अपनी रैलियों में उस तरह की बातें नहीं कर रहे हो, यूथ सेंट्रिक बातें हो ही नहीं रही, सेंट्रिक कुछ और ही हो गया है। ये एक्सपोजर उस आंदोलन को कमजोर बना देता है। सो एक कुछ चीज़ें हैं जो इसलिए समझना चाहिए क्योंकि आगे कोई भी ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहे उनको एक इस बातों का ध्यान रखना होगा कि जितना आसान है सपोर्ट ले लेना, उतना ही आसान है कि गलत आदमी से सपोर्ट न लेना। बिल्कुल, मतलब आप उतना ही मुश्किल है कि गलत आदमी सपोर्ट लेना, क्योंकि गलत आदमी यदि सपोर्ट बगल में कोई आदमी फोटो खिंचा ले और वो म्यूल अकाउंट्स बेचता हो तो अमित दुबे तो उसके लिए तो बड़ा आसान था, खड़े होकर उससे फोटो खिंचा ली। साहब बहुत लोग आते हैं, पर मैं जस्टिफाई करूंगा भी ना तब भी लोग नहीं मानेंगे यार ये क्या बात है। अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए, ये मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छी डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस आंदोलन का उतना ही पवित्र रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो एजेंडा बेस्ड हो जाता है, कुछ और करने की कोशिश करता है ना, और उसमें उस तरह के लोग आते हैं तो फिर पब्लिक डिटैच हो जाती है, और पब्लिक यदि डिटैच हो गई तो आंदोलन खत्म हो गया। बिल्कुल सर, जैसे कि आप मानिए इंस्टाग्राम से पूरा का पूरा एक पार्टी बनी और जैसे आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसे राइज होंगे, तो जो पुरानी जनरेशन है, फॉर एग्जांपल मैं अपने को भी कह लूँ, हम लोगों ने मतलब वो चीज़ नहीं देखी कि इंस्टाग्राम से ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है, तो क्या पर्सपेक्टिव होगा एक पुराने बंदे का? क्या वो उस पर ट्रस्ट करेगा इस तरीके से कि हाँ ये लीडर हैं सच में? बिकॉज पहले तो लीडर उधर जो फाइट करते हैं, मतलब सड़कों पे लड़े 20-20, 25-25 साल तब जाके लीडर बने। यहाँ पे जनरली ये हो रहा है जेनजी, और उनके लिए हो सकता है कि भाई इंस्टा पे करना उनके लिए उनका पर्सपेक्टिव यही हो कि हाँ यही हमारे लिए फाइट करे। तो क्या डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव होगा दो तरीके के लोगों में अगले 15-20 साल के बाद जाके? देखो, आपने गौर से देखा पिछले 10 सालों में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए। ठीक, एक लड़की है वो अजीब से गाना गाती थी, सेल्फी मैंने ले ली आज, याद है आपको? इन्फ्लुएंसर बनी, उसका क्या नाम है भूल गया, ढिंचक पूजा। ऐसे और भी बहुत सारे आए जो एक एक वीडियो उनके वायरल हुए और उसके बाद वो लोग जानने लगे उनको और ख़त्म भी हो गए। सोशल मीडिया का यही प्रॉब्लम है, वो आपको ओवरनाइट पॉपुलर भी बना सकता है, सक्सेस दे सकता है। सस्टेन करना आपके हाथ में। सस्टेन वही कर पाएगा जिसके पास रियल में कंटेंट होगा, जिसके पास रियल में आईक्यू होगा। आप सिर्फ एक बार लोगों को कुछ अनयूजुअल सा दिखा के इम्प्रेस कर सकते हो, समरसॉल्ट मारा, गिरे पानी में, हो गया वीडियो वायरल, बहुत बढ़िया, बट देन व्हाट? एग्जैक्टली, यहाँ भूख इतनी ज़्यादा है ना, हर दिन कुछ चाहिए। एक एपिसोड कर लोगे 35-40 कैसे करोगे? कैसे करोगे? हम लोगों ने पहला किया तो तुम्हें पता था कि हम 50 करने वाले हैं। बिल्कुल, हर दिन कुछ चाहिए, और यदि आप नहीं दे रहे हो तो वो डिटैच हो जाएंगे। बिल्कुल, वो ऑडियंस किसी से कोई शादी करके नहीं बैठी है कि वो उसको डेली देखेगी, वो कहेगी भाई खत्म हो गया। पॉलिटिकल मामलों में ज़्यादा सीरियस है, आप डेली कैसे एंगेज करोगे? तो जैसे जैसे अभिजीत दिपके है या जो भी लोग हैं, आई डोंट सी ग्रेट सेंस ऑफ थॉट लीडरशिप इन दैम। थॉट लीडरशिप पता क्या होती है? जो विजन दिखाता है आदमी को कि हम फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए थॉट लीडर की जरूरत होती है। अपॉर्चुनिस्टिक दिखते हैं लोग जो आसपास आए, थॉट लीडर नहीं दिखते।
थॉट लीडर सेक्रीफाइस दिखता है उनका, थॉट लीडर दूसरों के सेक्रीफाइस पे नहीं खेलते। थॉट लीडरशिप क्या होता है, उसको आप कुछ भी कर लो, वो सेक्रीफाइस वो त्याग करने के लिए, त्याग जब तक नहीं करोगे आदमी नेता नहीं बनता। कहना आसान है पर ये बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी बड़े बड़े लीडर्स यदि आप देखोगे तो आप पाओगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ कंसिस्टेंटली की है। आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी नीड टू लर्न। सर जैसे कि सीजेपी है, उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं और सब जेंजी एक तरीके से, तो क्या एडवाइस करेंगे कि अपने मोमेंटम को ऐसी बनाए रखें, बीट ऑन सोशल मीडिया और ये सब चीज़, तो किन चीज़ की आप एज अ कभी भी क्या देखो, होता क्या यही है कि जिस मुद्दे को लेकर आप खड़े हो ना, उस मुद्दे को डाइल्यूट ना होने दें। पहले तो ये होता है, आप चाहते हो कि हम, जैसे स्टार्टअप एक कंपनी खड़ी होती है, वो कहती है मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, फिर क्या होता है उसको लगता है यार ये भी तो सॉल्व कर सकते हैं, पैसा तो यहाँ भी मिल रहा है, पैसा तो वहाँ भी मिल रहा है, फिर वो 50 काम करने लगते हैं, उसका तो खत्म हो जाता है। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट वन थिंग। अधिकतर स्टार्टअप इसलिए फेल होती है बिकॉज दे वांट टू डू एवरीथिंग। नो, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। यू हैव टू स्केल करने के लिए आपको एक ही जगह हिट करना पड़ेगा, टक 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 टक, अल्टीमेटली वो ऐसा डीप इम्पैक्ट होगा कि कोई दूसरा उतना कर ही नहीं सकता, बिकॉज आप वहीं लगे रहे। यही यहाँ है। आपने जैसे सोचा कि मैं तो महिलाओं की भी बात करूंगा, धर्म की भी बात करूंगा, देश में और मुद्दे उनकी भी बात करूंगा, फिर आप खत्म हो गए, बिकॉज आदमी को पता है कि अभी आदमी उस मुद्दे से भटक चुका। ये गलती करते। आपने एक मुद्दा उठाया, उसको कहीं क्लोजर तक तो लेके जाओ, वो हो जाता वो क्लोजर, लेकिन आपने जैसे उसको डाइल्यूट कर दिया, फिर वो पब्लिक ही कंफ्यूज हो जाएगी। और फिर यू हैव टू, एज ए लीडर यू हैव टू इंश्योर। आपको पता है कि कोई आंदोलन के अंदर जितने लोग आपके होते हैं, उतने ही लोग उन लोगों के भी होते हैं जो आपका आंदोलन फेल करना चाहते हैं। पर आप तो आंदोलन कर रहे हो, आप तो सबके सपोर्ट चाह रहे हो, आपको लग रहा है जो भी आ रहा है बहुत अच्छी बात है। पर कोई आके कोई ऐसी बात बोल जाएगा कि आप जवाब देते फिरोगे फिर, क्या ये हमारा नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन वो बोल गया, आपने माइक दे दिया, बोल गया, वो खेल खत्म हो गया आपका। अब आपने थोड़ा ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया था उसको, वो तो आया बोल के चला गया, बोला। अब जो वो बोल गया तुम्हारा कॉमेडियन, आधे लोग हो जाएंगे यार ये क्या मजा आ गया। वाई? बिकॉज वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए आया था, उसको नीट से मतलब नहीं है, उसको जेंजी से मतलब नहीं है, उसकी अपनी खुन्नस है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन है जो वहाँ आया स्टेज पे बोल के चला गया। बट ये प्लेटफॉर्म उसकी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए नहीं था। आपको पता होता है कि आप ऐसी चीज नहीं बोलोगे जो दूसरों को हर्ट करे। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। यू कैन कन्वे योर मैसेज विदाउट हर्टिंग अदर्स। ये चुभाना, आग लगाना। बट सर आपकी बात से भी तो मतलब सीजेपी वाले हर्ट हो रहे होंगे। नहीं, मैंने देखो, मैं बता रहा हूँ कि आपका आंदोलन क्यों फेल हो रहा है। ओके और मैं उनके सपोर्ट में हूँ। मैंने देखो बताया कि ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि इससे तेज कोई सोशल मीडिया ग्रो किया ही नहीं। एंड आई एम इन फुल ऑफ दिस, यार दिस इज अमेजिंग। बट दुख तब होता है जब आप देखते हो कि इतना अच्छा बिल्टअप, जैसे एक बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हो आप और एंड उसका खराब हो जाए तो लगता है यार क्यों देखे, 2.5-3 घंटे क्यों वेस्ट किए। इट्स लाइक दैट। सो वो दुख जरूर मैं बता रहा हूँ, बट सच काइंड ऑफ प्रोटेस्ट शुड बी देयर। देखिए मुद्दा सही था। आप यदि गौर से देखें तो नीट ऐसा तो है नहीं कि मुद्दा अचानक से खड़ा हो गया। हम तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं, या पहले भी पेपर लीक हुए हैं, पर नोबडी कुड टेक इट सीरियसली कि व्हाई। बिल्कुल, हमने पूरा पॉडकास्ट किया कि यार पेपर लीक हो ही क्यों रहा है, और यदि ऐसी कोई चीज है तो सबसे सारी चीजें छोड़ के उसको प्रायोरिटी पे लेके सॉल्व करो। बिकॉज लोगों के भविष्य का सवाल है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और मैं भी उसी प्रोसेस से गुजरा हूँ, आप भी उसी प्रोसेस से गुजरा हूँ। जो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, रात भर नहीं सोते हैं, खाना छोड़ देते हैं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता है, बिल्कुल पागलों की तरह पीछे पड़े होते हैं कि भाई, क्योंकि हमारी जिंदगी बदलने वाली होती है। यदि मैंने एग्जाम को निकाल दिया, IIT JEE का मैं दे रहा था एग्जाम, निकाल दिया तो आप वहां हो, नहीं निकाला तो आप वहां हो। बिल्कुल, आपकी इज्जत दो कौड़ी के अंदर, सब कहेंगे बड़े आए थे। ऐसे घबराहट होती है, अंदर वॉमिटिंग आ रही होती है जब एग्जाम देने जा रहे होते हो कि मतलब मैं जीऊंगा मरूंगा वाली हालत है, और फिर वो लीक हो जाए। इस पेन को कोई क्यों नहीं समझ पाया? इसीलिए तो पूरा आंदोलन शुरू हुआ कि भाई इतनी सी बात है, इसको सॉल्व करो। लेकिन इसको सॉल्व करने के चक्कर में यदि कोई दूसरे लोग आके उसको ना सॉल्व होने दे तो मुझे बहुत दुख होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल सर, नीट की अपने बात की, उस पे ही डायरेक्शन अपना ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मतलब जब नीट की पेपर की लीक की खबर आई, आप एज अ साइबर एक्सपर्ट, मान लीजिए आपको जब पता लगा कि यार लाखों स्टूडेंट, 30 या 25 लाख जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका एक पेपर जिसके लिए वो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी दांव पे लगी रहती है, वो पेपर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मतलब फॉरवर्ड हो रहा है, वो लीक हो गया, तो एज अ साइबर एक्सपर्ट आपको कैसा लगा? पहला रिएक्शन? दुख हुआ। शॉक्ड इसलिए नहीं कहूँगा कि इससे पहले भी हुआ था, पर फिर से होता है तो फिर दुख होता है।
उन बच्चों के लिए जो, देखिए हमारे यहाँ एक चीज़ है, अब तो फिर भी इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज अभी भी कम है। जिस समय मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था उसमें पूरे यूपी के अंदर 6 या 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, 900 के करीब सीटें होती थी, और मेरे ख्याल से सिर्फ इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम 12 लाख या 15 लाख लोग देते थे। मतलब 15 लाख लोगों में यदि इंजीनियर कोई बनना चाहता है तो 900 ही सीट है। स्टेट की बात कर, IIT की और जोड़ लोगे तो 1000-1500 सीट उनकी और थी, रुड़की की 150 सीट और होंगी, ऐसे करके टोटल यही थी, जितनी थी यही 2-3 हज़ार के अंदर निपटा। उस हमें पता भी नहीं होता था कि हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या। तो होता क्या था कि लोग जिन पैसे वाले जो होते थे वो रशिया जाके कर रहे हैं, बाहर जाके पढ़ रहे हैं, ऐसा ही होता था। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग डिग्री ही इतनी बड़ी हो गई थी कि लाइफ में बेटा इंजीनियर है हमारा, इट्स लाइक दैट। अब वो 900 कैसे निकाल लोगे यार तुम 12 लाख लोगों में से? मतलब ये तो, इससे ज्यादा तो आप टॉस में जीत लोगे जितना आप मेहनत जान से नहीं करके नहीं, इट्स लाइक दैट। तो मैं देखा कि लोग लिटरली, आज की जेंजी को नहीं पता होगा, लोग 5 साल 6 साल 7 साल तैयारी करते थे इंटरमीडिएट के बाद कि इंजीनियरिंग निकल जाए। आप समझ रहे हो हालत कि भैया इस बार भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं जब तैयारी कर रहा था तो 4-4 साल 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, उनकी BSc हो गई, उनकी MSc हो गई, पर वो अभी भी दे रहे हैं इंजीनियरिंग, एंड पीपल हैव डन इंजीनियरिंग आफ्टर MSc, और वो भी 4 साल की। आप कम से कम ये है कि यदि कोई बनना चाहे तो बन तो जाएगा इतने कॉलेजेस हैं हुआ, मैं पर डॉक्टर नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। यदि आप आज की रेट में प्राइवेट कॉलेज में जाके डॉक्टरी करना भी चाहो तो कम से कम आपके हाथ में 2-3 करोड़ होना चाहिए। ये सबको पता है वो क्यों होना चाहिए। तो 2-3 करोड़ कहाँ से लेके आएगा वो अपने बच्चों के लिए, और 2 बच्चे हुए फिर कहाँ से लेके आएगा बेचारा। ये भी नहीं कह सकता कि इसको बना देते, इसको छोड़। ये त्रासदी है। मैं जब इंजीनियरिंग करके IIT के बाद नौकरी कर रहा था कोरिया में, तो मेरे सामने वाली बेंच पे एक लड़की बैठती थी, उसका नाम था जियोन किम, और वो सुपर इंटेलेक्ट थी। मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ फटाक से सॉल्व कर देते थे। ये डिबंग किया, टक टक टक, अमित ये सॉल्व हो गया, ये इसमें बग आ रहा है, उस फटा ऐसे करके। एंड वो उसका एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस बराबर ही था, मेरे ख्याल से 2-2 साल का। उसके बाद वो कोरिया वापस चली गई, मैं इंडिया वापस आ गया। एक दिन हम लोग याहू मैसेंजर पे चैट कर रहे थे, तो मैंने कहा और क्या है, कैसा चल रहा है? बोले मैंने मेडिकल ज्वाइन कर लिया। मैंने क्यों? बिल्कुल। बोले क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। मैंने कहा बट तुम तो इतने अच्छे इंजीनियर थे, तुम्हारी जिंदगी में तो पता नहीं क्या बन जाते। हाँ, पर मैं बोर हो गई थी। इंडिया में कोई ऐसा कर सकता है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एंड देन शी डिड 5 years ऑफ मेडिकल, एंड आई एम श्योर कि उसमें भी उसने अच्छा ही किया होगा। सवाल ये कि जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं वो करने की हमें स्वतंत्रता ही नहीं है। इस वजह से इतना मारा मारी है कि एग्जाम निकालना है। अरे मैं चाहता हूं करना, यदि मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं पढ़ूंगा तभी तो बनूंगा। तो मुझे एडमिशन का तो मौका मिलना चाहिए। जैसे राइट टू लिव है वैसे राइट टू एडमिशन होना चाहिए। मैं फेल हो जाऊं मुझे निकाल देना, पर कोशिश तो करने दो मुझे डॉक्टर बनने की। मुझे फेल कर देना क्या होगा? बिल्कुल, आप फर्स्ट ईयर फेल कर दो, फर्स्ट ईयर फेल कर देना। पर देयर शुड बी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉलेजेस जहां पर लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं एडमिशन ले सकें, उसका निकाल देना मुझे। ये क्या मार मारी कि तू बन ही नहीं सकता? क्यों? क्योंकि तेरे 0.5 नंबर कम है। मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता। 0.5 नंबर कम है तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। यही होता है। बिल्कुल सर, यही तो चीज है, फैक्ट है। कितना दुख होगा जो हो सकता है जिसके 5 नंबर ज्यादा हैं, जो बन गया, वो बनना भी ना चाहे। बिल्कुल, मेरा दिल ज्यादा था बनने का, एग्जैक्टली, पर चूंकि उस पर दबाव ज्यादा था वो बन गया, क्योंकि बिल्कुल माँ बाप का प्रेशर। लेकिन इससे क्या होगा? खराब डॉक्टर खड़े होंगे। जो पैशनेट है, यही एजुकेशन में होता है। जो प्रोफेसर बनते हैं वो बनते हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने कहा साहब टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। अब वो जो पढ़ा रहे हैं फिर वो वही होता है। भैया मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ तो मान लीजिए, बिल्कुल, तो मुझे मौका सीधे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शुड बी अलाउड कि ठीक है आप फेल हो जाओगे, ज्यादा क्या होगा। ये जो वे ऑफ सिलेक्टिंग एंड मेकिंग प्रोसेस है, ये इससे मुझे बहुत तकलीफ है। ये गलत है। पूरा रिग्ड सिस्टम है, पूरा रिग्ड सिस्टम है। जो व्यक्ति यदि आज बचपन से जो एक सपना देखता है, वो बनना चाहता है, तो उसको वो बनने का मौका दो। हाँ, वहां फेल हो जाए मत बनाओ, ठीक है, पर एडमिशन तो दो। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ एडमिशन ही नहीं मिलता, और हमें एडमिशन का ही मारा मारी और कर लेते। सो मैं, चूंकि आपका सवाल ये था कि आपको कैसा लगा जब लीक हुआ, तो मुझे दुख ये हुआ कि कितने सपने टूट ही गए। देखो, बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो दोबारा उतनी मेहनत करके फिर वो ऐसी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएंगे। और ये स्पोर्ट्स में भी होता है। यदि कई बार ऐसा देखा ना, जैसे मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं पूरा मेंटली काम कूल होकर गया और मैंने एक बार परफॉर्म किया। अब मेरे से कहो दोबारा वैसे ही करूँ, बिल्कुल नहीं, तो शायद मैं ना कर पाऊँ।
डिस्पाइट ऑफ दैट कि मेरी प्रैक्टिस उतनी है, मेंटल कहीं ना कहीं 10-5% इधर हो जाता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, प्रेशर, फोन आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, आंसू आ गए, इमोशनल हो गया, बहुत इम्पैक्ट करता है। अगेन सर वही 0.5% की वजह से फिर वो आउट हो जाता है। ये भी हो सकता है कि उधर बाहर बेटर कर जाऊं मैं, बट mentally, चांसेस कि मैं थोड़ा psychologically, सा हाँ। कम करूंगा ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट मोमेंटम में था उस समय। सर ये जो पेपर होता है, नीट का पेपर जैसे लीक हुआ, तो कैसे होते हैं पेपर लीक, पूरा प्रोसेस क्या होता है, आप ये समझो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ भ्रांतियां दूर कर दूं कि मिनिस्टर पेपर लीक नहीं कराता। क्यों? क्योंकि उसको कमाने के और भी तरीके हैं। ठीक। तो इसलिए यदि आप कह रहे हो कि साहब पेपर लीक करके ही कमाएगा वो, तो ये तो बड़ी बेहुदा या बचपना है। हाँ, लेकिन मिनिस्टर पेपर लीक करने से रोक सकता है। कैसे? वो वही बात है कि भय बिनु प्रीत ना होए गुस्से। आपका डर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि कोई वैसा करने की हिम्मत ही ना करे। तो एक लीडर को वैसा होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ लीडर बदल देते हो और पूरा सिस्टम बदल जाता है। एक शहर में एक डीएम आता है और वही शहर, वही लोग, वही अफसर हैं, दूसरे तरीके से काम करने लगता है, और वही वैसे कर रहे थे। बहुत सारे देशों की हमने परिणति देखी है कि लीडर बदला और या तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत खराब हो गया। लोग तो वही होते हैं ना। इसलिए लीडर का ठीक होना जरूरी है, लेकिन उस पर सीधे ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने कराया होगा। रिक्वेस्ट लोगों की ये थी कि इसको इसलिए बदलो बिकॉज ही इज नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड इफ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म डिस्पाइट ऑफ प्रोमिसेस। यदि आपने प्रॉमिस किया कि नहीं साहब अब लीक नहीं होगा, फिर हो गया, फिर प्रॉमिस किया नहीं होगा, फिर होगा, तो फिर तो यार आप खुद ही दे देते। बिल्कुल। इसके लिए आप अगेन वही बात मैं बोलता हूँ कि ऐसा क्या है कि आपकी ज़िंदगी में इसके अलावा कोई दूसरा ले लो मिनिस्ट्री यार, यही मिनिस्ट्री एक बची आपके लिए, ऐसा भी तो कोई वो नहीं है। तो इतना एडमेंट नहीं होना चाहिए सिस्टम को कि नहीं, ये थोड़ा सा मुझे इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिखता कि भाई इसी व्यक्ति को क्यों रखना और ऐसा ही क्यों करना। टेल मी द रीजन। एग्जैक्टली 140 करोड़ के लोगों में एक ढंग का बंदा नहीं मिल रहा जो एडमिनिस्ट्रेशन कर जाए। और फिर आपने लिए हैं, ऐसे भी नहीं कि अश्विन वैष्णव को लिया आपने जो कि पॉलिटिकल स्ट्रीम से भी नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो मैनेज कर जाए। तो बहुत जगह ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे जहां पर लोग बाहर से लाए गए और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो फिर यहाँ क्यों ऐसी सोच थी? फिर आता है कि लीक होता कैसे, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है और एग्ज़ाम इस तरह का होता है कि एग्ज़ाम देने से पहले और एग्ज़ाम देने के बाद व्यक्ति का भविष्य बदल जाता है। मतलब वो सीधी गरीबी की रेखा से बाहर आ जाएगा यदि आपने वो एग्ज़ाम निकाल दिया। इट्स लाइक दैट लेवल ऑफ चेंज जिसको करने में शायद आपको ज़िंदगी निकल जाए। यदि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा या कोई भी दूसरे जो एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए, यू गेट्स चेंज ओवरनाइट। शादी के रिश्ते आने लगेंगे आपके। बिल्कुल। तो इस मोमेंट पे मैं एक कविता सुनाऊंगा, बिल्कुल, जो मैंने उसी समय लिखी थी जब मैं भी इस प्रोसेस से गुजर रहा था। कि मत देखो सूनी आंखों से कल के सुंदर से सपने तुम, मत देखो सूनी आंखों से कल के सुंदर से सपने तुम, सपने तो एक भुलावा है, सुख मिलना मात्र छलावा है, सुंदर सपनों में जीने से सुख तो 2 पल को होता है, पर जब सपने टूटा करते हैं तो आंख नहीं दिल रोता है। इसने देखा उसने देखा सारे घर ने मिलके देखा, क्या सपना। इसने देखा उसने देखा सारे घर ने मिलके देखा, माँ की अंधी सी आंखों ने चश्मे के भीतर से देखा, क्या सपना। कि कल सुबह सुनहरी सी होगी, खुशखबरी लेके आएगी, जब बिटुआ को एक अदद नौकरी अच्छी सी मिल जाएगी, फिर सब्जी रोज बनेगी, घर घर में गाड़ी आ जाएगी, बापू के लटके कंधे भी कुछ चौड़े से हो जाएंगे, और वही मोहल्ले वाले फिर कुछ खिसिया के बतियाएंगे, और वही पुराने संबंधी वर्मा मिश्रा जी गुप्ता जी जो खुले केवाड़े देख रास्ते बदल कहीं मुड़ जाते थे, महीनों महीनों हफ्तों हफ्तों तक चेहरे नहीं दिखाते थे, कल फिर अपने हो जाएंगे। मुन्ने के रिश्ते ला ला के घंटों बैठे बतियाएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा सा था, सब कुछ अपना अपना सा था, माँ की आंखों में आंसू थे जब जाना कि ये सपना था। इसलिए यार मैं कहता हूँ दुनिया के सच को पहचानो, सपने झूठे ही होते हैं, तुम मानो चाहे ना मानो। सोचो मैं किस माइंडसेट से गुजर रहा हूँगा उस समय कि हम सारा प्रयास कर रहे हैं पर एक नौकरी भी नहीं ले पा रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं बड़ा टैलेंट है, बड़ा स्किल, तो तब भी था ना यार। सो ये देश ऐसा है कि यहाँ स्किल, काबिलियत, सब कुछ होने के बावजूद आपको मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गैप है जितने मौके हैं और जितने लोग हैं उसमें। इस वजह से सारी भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ जाता है। अब यहाँ किसी ने एक अपॉर्चुनिटी देख ली कि ये पेपर लीक होगा
तो लोग पेपर के लिए 20 लाख भी देंगे, 25 लाख भी देंगे, 50 लाख भी देंगे, और ओवरनाइट कुछ लोग करोड़पति बनेंगे। ये कारण है कि पेपर लीक हो रहा है, सबको पता है। पेपर लीक वही कर सकता है जो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है, बाहर से कैसे करेगा? बिल्कुल। आपने देखा जो लोग पकड़े गए, जिसको ट्रांसलेशन करने की जिम्मेवारी दी गई थी लेडी को, वो पकड़ेगी, उसने पेपर लीक किया। कई बार प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुए, कई बार लॉजिस्ट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पेपर लीक हुए, और हर बार उन्होंने एक नया प्रोसेस बनाने की कोशिश की कि भाई डायनेमिज्म रखने के लिए उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों को क्वेश्चन सेट करने के लिए दे दो। फिर किसका पेपर यूज़ होगा किसी को नहीं पता, पर वो 5 ही लीक हो गए तो। बिल्कुल। सो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की गई, पर उसके बावजूद भी लीक तो हुए। कुछ पेपर हैं जो कभी लीक नहीं हुए, ऐसा भी है। जैसे IIT JEE का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो नहीं हुआ। UPSC का भी पेपर कभी लीक होना संदर्भ में नहीं आया। तो इसका मतलब है कुछ जगह तो डर ऐसा था कि यदि हो गया तो टांग दिया जाएगा, और कुछ जगह वो डर वैसा नहीं था, या प्रोसेस में खामियां थी, क्योंकि एग्ज़ाम तो वो भी है, एग्ज़ाम ये भी है। अब जो चीज़ करनी चाहिए थी कि यदि ये हो रही थी, जैसे कि एक गलती उन्होंने की कि CBSE के टाइम पे ओवरनाइट प्रोसेस ही बदल दिया एग्ज़ाम का, और उसके बाद जो आंसर शीट थी उसको स्कैन करना था, पर स्कैन ना करके मोबाइल से फ़ोटो खींच के जमा की गई। ये सब हुए हैं। अब ये तो प्रोसेस की गलतियाँ है ना। इसके लिए जिन लोगों ने वो किया उनको ऐसी सज़ा देना चाहिए कि आगे कोई हिम्मत ही ना करे। आप 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए और एक को भी सज़ा नहीं दे पा रहे हो, कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर होगा, फिर आप नहीं रोक पाओगे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेट ट्रेंड, तो फिर वो चीज़ पूरी तरीके से नहीं रुकेगी। आज यहाँ से भी कल कहीं और से हो जाएगी। उनको पता है कि बच तो हम ले गए। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से दुर्भाग्य है। इस बार जो इन्होंने अभी जो लेटेस्ट हुआ है करने की कोशिश की है, प्रोसेस वही फॉलो किया जो पहले था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है, लेकिन लीक नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि यदि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मानदंड सेट करेंगे, कुछ लोग प्रोसिक्यूट होंगे, तो शायद ये चीज़ें रुकेंगी। सर, एक जो पेपर होता है वो जब निकलता है प्रिंटिंग प्रेस से या फिर जैसे भी उसके जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो वो पूरा प्रोसेस किस प्रोसेस से गुजरता है? जब वो पेपर फाइल भी हो रहा होता है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, क्या प्रोसेस उसका पूरा होता है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें डायनेमिज्म के थ्रू मैनेज की जाती हैं कि पता ही ना लोगों को कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रिंट हो रही है, और रेगुलेटेड एक्सेस दिए जाएं, रिडेंडेंट चीज़ें ऐड की जाएं। जैसे कि हम इस प्रेस में 5 तरह के सेट पब्लिश करेंगे और उसमें से कोई एक यूज़ होगा, वो एक कौन सा होगा वो उसी दिन डिसाइड होगा जिस दिन डिस्पैच होगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर जब वो डिस्पैच होता है प्रिंटिंग के बाद, पहले तो क्वेश्चन पेपर सेट ही कई सारे लोगों से कराया गया, ठीक, फिर उसमें से सबके सब प्रिंट करा दिया आपने, फिर उसमें से एक डिसाइड किया, फिर जो इनफैक्ट आप सारे भेज देते हो 5 के 5, जो बांटना होता है कई बार वो उसमें से एक उस समय डिसाइड होता है, ये भी होता है। और जो वो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट होता है उसमें पूरी गाड़ी ट्रैक होती है ऑन द वे, जैसे EVM ट्रैक होती है। उसके बाद भी कहीं वो लॉक खुलेगा तो सर्वर कंट्रोल रूम को पता पड़ता है कि ये लॉक यहाँ खोला गया, वो इनफैक्ट खोला ही सर्वर से जा सकता है। सो 2 प्रोविज़न होता है, लोकल और सर्वर से। मान लीजिए सर्वर से नहीं खोल पा रहा कोई इंटरनेट एक्सेस है, तो फिर लोकली प्रोविज़न दिया जाएगा, पर उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल प्रोसेस। फिर वो निकलेगा, उसमें भी देखेंगे तो सारे बॉक्स सील्ड होते हैं, यदि सील टूटी हुई है तो वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये सारे प्रोसेस रखे जाते हैं। हालांकि बिहार में एक बार ऐसा हुआ था, शायद जब पिछली बार जो कांड नहीं हुआ था जिसमें CBI इन्वॉल्व हुई इन्वेस्टिगेशन में, मेरे ख्याल से गुजरात और बिहार 2 जगह पेपर लीक हुए थे। उस समय सील टूटी हुई थी और पेपर यूज़ हो गया था। ओके, ये CBI की जांच में या जिसने भी जांच की उसमें निकला था। सो इट मीन्स कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, बट दैट शुड हैव बीन रेज्ड। तो वो सील तोड़ के लगा देना है, वापस कर देना, और उसको इग्नोर कर देने वाले को भी सज़ा होनी चाहिए, बिकॉज ये बनाई प्रोसेस लिए गया है कि उसको रोका जाए। अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर दोगे तो फिर सील लगाई क्यों थी? सो मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सीरियसली लेनी चाहिए कि इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ प्रोसेस और उस प्रोसेस को ही ईमानदारी से नहीं फॉलो किया जा रहा है तो फिर किसी को तो सजा दो। फिर जब पेपर बंटता है और आंसर शीट ली जाती हैं, आंसर शीट में भी डायनेमिज्म होता है कि कौन सी आंसर शीट कहाँ जाएगी, वो भी अलग अलग लोगों को
इस बार जो प्रोसेस थे उसमें था कि वो कंप्यूटर के थ्रू स्कैन करके आंसर शीट, और उससे फ़ायदा होता था कि वो फिजिकली फिर मूव करने में लॉजिस्टिक्स इश्यूज आते थे। तो उन्होंने कहा कि सबको स्कैन करके कंप्यूटर में सर्वर में डाल दो और फिर उसके एक्सेस रैंडमली प्रोफेसर्स टीचर्स को दो, जो उसको वहीं कंप्यूटर में बैठ के एनालाइज करके नंबर दे देंगे। ये प्रोसेस था। तो उसमें लफड़ा हुआ क्योंकि जो वो आंसर शीट स्कैन हुई वो प्रॉपर स्कैन ही नहीं हुई, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मोबाइल से खींचोगे तो उसमें कई बार शेडो आ जाता है, कई बार कुछ जाता है। इट शुड हैव बीन स्कैन प्रॉपर्ली थ्रू स्कैनर्स, वो स्कैनर से स्कैन ही नहीं हुई, तो उससे मार्किंग भी इम्पैक्ट कर जाएगी। कई बार क्या होता है कि यदि एक की मार्किंग इम्पैक्ट कर गई बिकॉज ऑफ सम इशू, ऐसा भी हुआ कई बार, जो आपने देखा होगा रीचेकिंग के लिए जब गए तो पता पड़ा कि उसकी आंसर शीट ही नहीं थी वो। एग्जैक्टली सर, ऐसे दो आए, वो किसी और की थी। अब ये मान के चलो थी उसकी वाली वो नहीं थी, तो फिर आगे वाली उन्हीं की थी, उसकी क्या गारंटी? सब पे शक हो जाएगा। फिर तो सब पे डाउट है ना, मतलब एक शिफ्ट भी हुआ है तो सब पे शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। अब वो इसलिए लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एवरेज मार्किंग ठीक है, तो उन्होंने कहा हर चीज़ के लिए क्या सवाल खड़े करना। बट यहाँ एक एक नंबर पे लोगों के भविष्य तय होते हैं। एक और अभी जो प्रोविजन आया, जो आई एम शॉक्ड विद दैट प्रोविजन, उन्होंने कहा कि साहब जो आपके इंटरमीडिएट के नंबर होंगे उसको और नीट एग्जाम के नंबर मिला के सिलेक्शन दिया जाएगा। ऐसा एक प्रपोजल आया एंड आई थिंक वो हो भी गया ओके। पर आप ये बताओ, इतने तरह के बोर्ड हैं, हर बोर्ड की अपनी लेवल ऑफ मार्किंग होती है, अलग पेपर है, आप कैसे उसका परसेंटेज के बेस पे डिसाइड कर लोगे? मेरा इंटरमीडिएट के परसेंटेज कितने हैं? 66%। हमारे यहाँ 75% पर तो यूपी बोर्ड टॉपर हो जाता था है कि नहीं? और यहाँ 90 से नीचे नहीं आते सीबीएसई में, उस समय भी नहीं आते थे उस समय। अब तो 99 आ जाते, लेकिन उस समय भी 92 93 पर ही टॉपर होता था। तो आप कैसे नॉर्मलाइज कर लोगे? फिर सिलेबस अलग था। हमारी जो मैथ की किताबें थी वो 6 थी इंटरमीडिएट में, यहाँ पर 4 थी, या जो भी और डिफरेंसेस थे। बिकॉज ऑफ दैट यू कांट नॉर्मलाइज, हर एक बोर्ड को नॉर्मलाइज नहीं किया सकता, या फिर उसको फिर कुछ, और यदि आप उसको मैथमेटिकली नॉर्मलाइज करने की कोशिश करोगे तो अन्याय करोगे। बिल्कुल। आप कहते नहीं साहब ये इसका चूंकि पेपर कठिन था इसको 15 नंबर ऐसे दे दो, तो यार तो फिर खेलोगे, फिर तो बेचारा दूसरे वाले के संग अन्याय हो गया, इसको कैसे 15 नंबर? तो इससे अच्छा क्या, फ्रेश एग्जाम दे दो और फिर एग्जाम में आप टेस्ट कर लो, जिसका जो निकलेगा उस पर एवेल्युएट कर लेना। आप पीछे वाले बोर्ड के नंबर का वेटेज लेकर कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने वाले नहीं हो, रादर नुकसान ही करोगे किसी का। तो इस तरह के आइडियाज जो देता है बोर्ड में बैठ के, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आता है, या तो वो सीबीएसई बोर्ड से आता है एग्जैक्टली। वो बेचारा गरीब यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड को उसने फेस ही नहीं किया है कि हम पढ़ते कैसे हैं, या मतलब आई डोंट, मतलब दिस इज एनीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस कि यार ये तो गलत है यार, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो ये दुख है। मतलब मुझे है कि इस तरह की ही चीज़ें और भी कई सारे ऐसे डिसीजन जो होते हैं, जैसे ओवरनाइट उन्होंने कहा कि स्कैन करके आंसर हो जाएगा, इसका टेस्ट ही नहीं हुआ। बिल्कुल। जो सीबीएसई सर्वर था, जब 17 साल के लड़के ने हैक किया तो उसने 4 बार मेल किया सर्टेन को, यू नो दिस। उसने हैक इसलिए नहीं किया कि उसको कोई नुकसान पहुंचाना था, उसने हैक करके इन्फॉर्म किया कि भाई इट इज़ वल्नरेबल, AWS बकेट आपकी ओपन है, जवाब नहीं दे रहे तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके लिए। सो माई पॉइंट इज दैट देयर आर सो मेनी गैप्स। उसकी वजह से पूरा आंदोलन पर्पस बनता था कि भाई ये ठीक है यार, कोई एक गलती नहीं है, तो गलतियों का भंडार हो रहा है और आप तो कोई किसी को सजा भी नहीं दे रहे। दुख ये है कि यदि इसके बावजूद ये गलतियां फिक्स नहीं हुई, इस आंदोलन के बावजूद भी कोई सुपरफिशियल सोल्यूशन देके क्लोज हो गया, तो फिर वेस्ट है, इतना एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, अब एआई आ गया बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, तो एआई इस चीज़ को कैसे और लीक प्रूफ बना सकता है कि पेपर्स वगैरह ये लीक ना हो? क्या हो सकता है? आप एज अ साइबर एक्सपर्ट क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे? अगर आपको मैं कहूँ कि आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है उसके मतलब उसके साइबर एक्सपर्ट हैं और आप उनको बताएं कि भाई ये चीज़ करो, इससे लीक प्रूफ हो जाएगा। देखिए, मैं पूरे प्रोसेस में पहले तो एआई इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है, और ये बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी हो सकता है और फुल प्रूफ तरीके से हो सकता है। पहले तो क्वेश्चन पेपर जो सेट है वो एआई से हो, ओके। तो उससे क्या होगा कि मैं किसी को बता ही नहीं रहा कि कौन किसका पेपर है, ठीक है, और वो भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हो। माय पॉइंट इज एआई विल क्रिएट क्वेश्चंस और वो आपको दिखाई देंगे, बीच में कोई इंटरसेप्ट करने की बॉडी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जहाँ जिस क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है वो भी ऑनलाइन ही दिखाया जाए, कंप्यूटर के थ्रू आंसर्स लिए जाएं, या सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है जैसे भी हो, एंड देन वो प्रोसेस ठीक है बिल्कुल कि स्कैन करके वो उसका एवेल्युएशन भी एआई करे।
ओके मैं टीचर को हटा ही देता हूँ, AI इवेल्युएट करके नंबर दे देगा, बड़ा अनबायस्ड इम्पार्शियल इवेल्यूशन करेगा, और उसके बाद ऑनलाइन रिजल्ट आ जाए. दिस ऑल कैन हैपन इन 1 आवर. 1 घंटे का एग्जाम है या 2 घंटे का एग्जाम है तो 2.5 घंटे बाद तो रिजल्ट ओपन हो जाएगा. आप समझ रहे हो? आप साल में 4 टेस्ट करा लो. जितना प्रोसेस, पूरी मशीनरी यूज हो रही है, उसके बावजूद भी कोई एक छोटी सी गलती की वजह से हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया. भाई हर बार एग्जाम देता है बच्चा, भी फीस दे रहा है, सरकार भी कुछ खर्चे कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, आर्मी लगी हुई है. आप देख रहे हो कितना लॉजिस्टिक्स वेस्ट है, और फिर लीक हो गया, फिर दोबारा हो रहा है. तो जितना हम AI को इस्तेमाल करेंगे उतना एक तो इम्पार्शियल हो जाएंगे, अनबायस्ड हो जाएंगे, और खर्चे भी कम होंगे हमारे, मुझे ऐसा लगता है. सर अभी जो मतलब मानिए पूरा AI के थ्रू यूज होगा वो तो चलिए आगे जाके होगा, लेकिन अभी जो सिस्टम है उसमें AI आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 2 जगह कर सकते हो आप बड़े आराम से, क्रिएशन पे और एवोल्यूशन पर. ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. इतने मॉडल्स हैं, हम डेली में ये करता हूँ. और ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ. जब मैं आज की डेट में, जब मैं कहीं ट्रेनिंग ले रहा होता हूँ, वर्कशॉप पुलिस की, तो कहते हैं साहब एक क्वेश्चन पेपर बना के दे देना मुझे. पुलिस वालों की ट्रेनिंग है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, तो मैं AI से निकलवा लेता हूँ कि मुझे. एंड अभी मेरी सारी किताबें उसको पता है, मेरी सारी नॉलेज AI को पता पड़ गया. अभी ट्रेनिंग तो मैंने अपना डिजिटल ट्विन बना रखा है. उससे कहता हूँ कि अब मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन बना के दे दो, दे देता है. उसके बाद उसको मैं फ्लोट कर देता हूँ ऑनलाइन ही, मोबाइल ऐप के थ्रू, या वो लोग एग्ज़ाम देते हैं. और उसके बाद मार्किंग भी, क्योंकि इस केस में तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो तुरंत ही मार्किंग होके आ जाता. सो इट गिव्स मी अ क्विक कंक्लूजन कि आउट ऑफ 600 पीपल ये 60 हैं जो मैं आगे ले जाऊँ लेवल पे. एक तो ये समझ में आ जाता है, ये तो वाकई जुझारू लोग हैं, क्योंकि नंबर मुझे बड़ा आसान हो जाता है, अदरवाइज आप कैसे डिसाइड करोगे. दूसरा क्या होता है कि बाकी लोगों के लिए क्या और एफर्ट लगाना है, आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि उनको किस चीज़ में वीक है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं समझ में आता, हमने कोई इंटरव्यू तो लिया नहीं लोगों का. बिल्कुल. सो मेरी जो ग्रूमिंग की प्रोसेसेस हैं वो और इफेक्टिव हो जाती हैं. आज भी जब मैं किसी ट्रेनिंग में बैठा हूँ, अभी लेटेस्ट कहाँ ट्रेनिंग देने गया था मैं पुलिस की, कुरुक्षेत्र. तो कुरुक्षेत्र पुलिस में बैठा था, वहाँ पे SP साहब थे, चंद्रमोहन जी. तो मैंने ऐसे पूछा सबसे, मैंने कहा कि साहब आप में से कितनों ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन किया है? तो उसमें से आउट ऑफ 400 लोगों में से 40-50 लोगों ने हाथ खड़ा किया. तो SP साहब ने कहा कि किया सबने है, पर इन लोगों की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इनको लगता है कि आप काउंटर सवाल पूछोगे तो उनको संकोच होता है. तो मैं बिल्कुल समझ गया. मैंने कहा यार बिल्कुल सही बोल रहे हैं, संकोच तो मुझे भी होता था, कोई मेरे से अचानक से फील्ड में पूछे तो मैं नहीं हाथ खड़ा करता, क्योंकि मेरी बेइज्जती का डर होता है ना. तो मेरे पास तरीका क्या है फिर ये जानने का? तो ये ऑनलाइन एवोल्यूशन सिस्टम इज मच मोर इफेक्टिव. मैंने चुपचाप उनसे मोबाइल पे ही इसका आंसर उसका आंसर देना शुरू किया. धीरे धीरे मुझे समझ में आना शुरू हो गया मेरे लैपटॉप पे कि हाँ भाई कितना परसेंटेज लोग कहाँ है और किसको क्या बताना है. तो आपकी जो ट्रेनिंग है फिर उसी हिसाब से हो जाती है, एंड इट इज़ सो फास्ट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो जाएं, ऐड हो जाएं, तो बहुत इफेक्टिवनेस आ जाएगी. सर ये जो पेपर लीक्स होते हैं, इस पर फिर से मैं आऊँगा कि ये जो पेपर है वो ट्रैवल किस तरह से करता है? व्हाट्सएप पे जाता है, टेलीग्राम पे जाता है, मेल के थ्रू जाता है, या बिना इसके लीक होने के बाद? हाँ, लीक होने के बाद टेलीग्राम पे ही सबसे ज़्यादा गया है. टेलीग्राम के सारे फ़ायदे उठाए गए. एक तो टेलीग्राम में ग्रुप्स की लिमिटेशंस नहीं है और एनोनिमिटी भी आ जाती है. फिर आप उसमें कितने भी साइज का डेटा डंप कर सकते हो. सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प पीपल टू यूज टेलीग्राम एज अ हब फॉर शेयरिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट. तो आपको पता है कि CJP के भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर टेलीग्राम पे है. आफ्टर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इज़ द मोस्ट इफेक्टिव चैनल फॉर देम. तो उसकी पावर है जिसकी वजह से उसको यूज़ किया जा रहा है. लेकिन टेलीग्राम का साइड इफेक्ट भी है बिकॉज ऑफ इट्स एनोनिमिटी, क्योंकि आप हर बार ये नहीं पता कर सकते कि वो जो यूज़र है वो बॉट है या रियल. सर इसका जब ये एग्जाम दोबारा हुआ तो टेलीग्राम को सस्पेंड कर दिया इंडिया से, मतलब वो सर्विस नहीं दे पा रहा था वो. और उनके जो फिर फाउंडर है उसने कहा कि यार ये नहीं करना चाहिए, हम तो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं. तो सर इस पर तो प्लेटफॉर्म की भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती होगी ना, कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास से लीक हो जा रही हैं, आपके प्लेटफॉर्म का एज मतलब ये सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, जिसके थ्रू ये सब चीज़ इतनी बड़ी बड़ी लीक्स हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? अभी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हर प्लेटफॉर्म बचा हुआ है. हमारे यहाँ एक पावर दी गई है इंटरमीडियरीज को,
जिसको बोलते हैं सेफ हार्बर, ठीक है। एक एक्ट जो कहता है कि आप यदि खुद कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से वो बच जाते हैं। जबकि जैसे कि सोशल मीडिया पर इन्होंने कुछ डाला आपके बारे में और आपने कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, तो आपने एक्सट्रीम स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि फेसबुक पर आपने वो वीडियो देखा या कुछ भी जो फर्जी था, तो जिम्मेवारी फेसबुक की बननी चाहिए, पर करंट लॉ के हिसाब से नहीं बनती। यही एक दुर्भाग्य है, इसकी वजह से अभी और अपडेशन हो रहा है, मॉडरेट होते रहते हैं लोग। मेरे हिसाब से बननी चाहिए, मेरे हिसाब से, कि क्योंकि आपने इनेबल किया, यदि आप इनेबल नहीं करते तो ये कर भी नहीं पाता। एटलीस्ट सर पेपर लीक वगैरह की चीज़ें ये सर कोई भी, जैसे कि हमारे एक एक्ट है कि कैप्चरिंग, पब्लिशिंग, शेयरिंग प्राइवेट पिक्चर्स ऑफ समवन इज एन इलीगल ऑफेंस, जिसमें सजा का प्रावधान है। चाहे आपने कैप्चर किया हो, फ़ोन में रख लिया, शेयर नहीं किया, आपने कैप्चर नहीं किया, कैप्चर उसने किया था, आपको आया, आपने शेयर कर दिया, तो भी उतनी सजा है। आपने कैप्चर नहीं किया, आपने शेयर भी नहीं किया, पर आपने कहीं पब्लिश कर दिया, शेयर किया जहाँ पब्लिश था, या आपने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया, तो इन दैट केस ऑल्सो द जो पेनल्टी है या सजा उतनी है। लेकिन शेयर आपने जिस प्लेटफॉर्म पे किया वो उसको कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये एक डिटरेंट है जो मेरे ख्याल से अभी चाहिए। अब वो डिटरेंट क्यों भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, ये तो सब जानते हैं। फिर आ गया ज़ेंगी, डिस्कॉर्ड, अब तो थ्रीमा भी आ गया, बहुत सारे। तो फिर सबको रेगुलेट करना, सब पे बैन लगाना, सब पे आप ऊपर से सब एंड टू एनक्रिप्टेड हैं, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आपको पहले से पता पड़ जाएगा कि कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं हो सकता। जब इम्पैक्ट होता है तभी समझ में आता है, अरे ये चीज़ वायरल हो गई। अब फिर ढूंढना, बैक ट्रैकिंग शुरू होती है, किसने किया, कहाँ से किया। मोस्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म डू नॉट शेयर दिस ओरिजिन ऑफ दैट कंटेंट। यदि वो वायरल होते होते आप तक आया है और फिर आपने कंप्लेंट की है, तो वो नहीं बताते कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो इस वजह से क्रिमिनल को एडवांटेज होता है। सर एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आप क्योंकि इसकी बारीकियां समझते हैं सब चीज़ की, कंटेंट कैसा, कोई एक प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम वाली चीज़ें लेते हैं, मैंने पेपर लीक किया और मैंने टेलीग्राम के थ्रू शेयर कर रहा हूँ, तो क्या टेलीग्राम उसको इंटरसेप्ट कर सकता है क्या, कि उसको पता लग सकता है एआई के थ्रू या किसी भी थ्रू कि यार ये जो है पेपर लीक हुआ है वो शेयर हो रहा है? पता लग सकता है। हर फाइल की एक हैश वैल्यू होती है, ठीक है, और यदि उस हैश वैल्यू का स्टोर करते हैं वो, जैसे मेटा जो व्हाट्सएप वो भी करता है, उसको पता होता है कि ये कंटेंट वही कंटेंट है, ठीक है, उसको ये नहीं पता कि इस कंटेंट के अंदर क्या है, ठीक है, पर उसको ये पता है कि ये वही कंटेंट है जो वहाँ कंप्लेन हुई है जिसके बारे में, ठीक है, तो वो निकाल सकता है ग्रुप, कौन कौन सी ग्रुप में शेयर्ड है, कहाँ से, ये किया जा सकता है कि हर कंटेंट की एक मेटा डेटा, एक हैश वैल्यू स्टोर होती है। ओके सर, पेपर लीक हो गया, ये सब चीज़ हो गई, लेकिन अब जो पेमेंट इनका होता है वो बहुत बड़ा पेमेंट इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या किस तरीके से मूव करता है? क्या वो कैश में होते हैं, क्रिप्टोज में होते हैं, गेमिंग पॉइंट जैसे आप बताते हैं उनके थ्रू होता होगा? कैश, ओके, अभी भी इस समय कैश ही चल रहा है, इसमें कोई ट्रस्ट लेवल नहीं किसी का। और जितने भी इस तरह के और भी एक्टिव पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर अभी भी प्रॉपर कैश इन्वॉल्व होता है। सब 50-50 लाख रुपए कैश हाँ, घूम रहा होता है, कैश निकाला जाता है, या जो भी सिल्वर गोल्ड होता होगा, लेकिन होता कैश है। अभी ये गेमिंग और उस पर नहीं गए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ऐसी कोई ट्रेसेस मिले नहीं। यदि मिल जाते तो हम और पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लेते। यदि आप गेमिंग करेंसी खरीदेंगे तो मिलेगा ना पॉइंट, क्या खरीदी गई थी, क्यों खरीदी गई थी, 5 लाख की, 4 लाख की कुछ खरीदी, या अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीदे गए। सो टू अवॉइड दोज ट्रेसेस पीपल आर स्टिल यूजिंग कैश। सर यूथ पे बात कर रहे हैं हम, हर जगह जेंजी की बात हो रही है, कोई यूथ से रिलेटेड अगर आपके पास स्टोरी हो कुछ वो बताएं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ अभी यूके में, एक जजमेंट दिया गया, 2 बच्चे हैं, एक 18 साल का, एक 20 साल का है। अच्छा, उनको 5.5 साल की सजा हुई, दोनों को 5.5 साल की। एक 18 साल का और 20 साल का। एक 20 साल। एक है जुबैर करके है, एक है फ्लावर करके। ओके, आई थिंक जुबैर 20 साल का है, फ्लावर 18 साल का है। क्या किया इन्होंने 2024 सितंबर में उनका जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको हैक कर लिया था। TFL बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, TFL, उसके नेटवर्क को हैक किया। और हैक करके 3 दिन तक हालत ये कर दी थी कि कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा, जो क्योंकि वहाँ पे कार्ड से ही सब कुछ हो जाता है, और बुकिंग नहीं हो पा रही है। ट्रेन की कई सारी जो प्लानिंग सिस्टम्स थे वो हिल गए। ऑलमोस्ट पैनिक सिचुएशन आ गई थी। और
एक टेलीग्राम ग्रुप पर ये लोग डिस्कशन कर रहे थे जिस पे इन्होंने बोल रखा था कि हम न्यूक करेंगे। न्यूक अटैक का मतलब है कि उसको पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। तो कमाल की बात ये थी कि इन्होंने किया क्यों, क्योंकि इससे कोई पैसा तो कमाया नहीं इन्होंने, और बोस्ट कर रहे थे। इन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग की, जैसे हैक किया ना, उसको एक वीडियो रिकॉर्ड के थ्रू बनाया और फिर उसके बाद उसको पब्लिश भी कर दिया। मतलब हालत ये थी कि चैलेंज टू द पुलिस। पर वो होता ना कि जब बच्चे ज़्यादा एक्सपोज कर देते हैं तो फिर कहीं ना कोई गलती करते हैं। इन्होंने क्या किया, उसी समय यूएस का हेल्थ नेटवर्क भी हैक करने की कोशिश की, और यूएस के हेल्थ नेटवर्क ने इनका आईपी आइडेंटिफाई किया। उन्होंने इंटरपोल के थ्रू यूके को लिखा कि आपके यहाँ से अटैक हो रहे हैं, और उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए यूके पुलिस ने इनका घर में रेड डाली और दोनों के लैपटॉप उठाए। तो वो पूरे एविडेंस मिल गया जो टीएफएल हैक करने के लिए उन्होंने किए थे। इनके लैपटॉप में वो वीडियोस, उसके टेलीग्राम चैनल्स के जो चैट्स थे वो थे, और जो भी एप्लीकेशन जिसके थ्रू उन्होंने कनेक्ट किया था, जिस सर्वर के थ्रू वो अटैक ऑर्गेनाइज किया था, उस सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। तो उसके बेस पर अगले हफ्ते ये लोग अरेस्ट हो गए, अक्टूबर में ही अरेस्ट हो गए लोग। उसका केस चला और आज की डेट में 5.5 साल की इनको सजा हुई है। आप देखना कि अच्छा इन्होंने हैक किया कैसे था। हाँ सर, ये दो मतलब चीज़ें जानना जरूरी। पकड़े कैसे गए तो हमें समझ में आ गया, पर किया कैसे था। तो जितने लोग भी यहाँ हैकर हैं या जो बहुत अपने आप को टेक से भी मानते हैं, वो मान के चलते हैं कि कोई वल्नरेबिलिटी, 0 डे वल्नरेबिलिटी निकाली, उसको एक्सप्लॉइट किया और हो गया। ये एक आम साइकोलॉजी है। इस केस में कोई 0 डे वल्नरेबिलिटी थी ही नहीं। ओके, फिर कैसे? ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं थी सिस्टम में, उसके बावजूद हैक हुआ। और जो तरीके मैं पॉडकास्ट 1 से आज तक बताया जा रहा हूँ वही तरीके इस्तेमाल हुए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस दुनिया में सबसे जो बड़ी कमजोरी है वो है इंसान। आप बाकी सारी चीज़ें सिक्योर कर सकते हो, पर इंसान को कैसे कंट्रोल करोगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इम्पर्सोनेट किया एक टीएफएल का एम्प्लॉय और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया इनके टेक्नोलॉजी हेड से। टेक्नोलॉजी हेड कन्विंस हो गया, उसको कुछ ईमेल्स भेजी इन्होंने, और उसके बाद एक वॉइस क्लोनिंग भी करके किया। जैसे वो बंदा कन्विंस हो गया तो उसने अपने पासवर्ड रीसेट किए। जैसे वो पासवर्ड रीसेट किए तो वो पासवर्ड इनके पास आ गए। फिर उससे उन्होंने कुछ चीज़ें डिसेबल भी कराई। एंड दिस इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग, कि आप उसको वो लग रहा है कि मेरी टीम का वही बंदा जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ही इज़ गाइडिंग मी, और वो किए जा रहा है, जबकि उसको इम्पर्सनेट किया गया। तो इस तरीके से उसने वो सारी चेंजेस करा के एक्सेस ले लिया, एडमिन एक्सेस ले लिया। जब एडमिन एक्सेस तक पहुंच गए तो उन्होंने अंदर पेनिट्रेट करना शुरू किया, और एक के बाद एक अलग अलग। जबकि ये टीएफएल नेटवर्क ऐसे डिज़ाइन था कि ये क्लस्टर्ड में है, ये एक ही सर्वर पर नहीं चलता, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होता है कि डेटा डायोड्स इन प्लेस होते हैं और आइसोलेशंस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इस नेटवर्क को कंट्रोल किया तो ये भी कर लोगे। इट टेक्स टाइम बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। बट ये वो भी धीरे धीरे करते चले गए, और इवेंचुअली ऑलमोस्ट 60% टीएफएल डाउन हो गया। और कर कौन रहा है? 18 साल का बच्चा। फिर जब ये न्यूज़ आती है कि सीबीएसई का सर्वर 17 साल के बच्चे ने हैक किया, कर कौन रहा है? जब मैं कहता हूँ कि टॉप 10 हैकर्स आप देखोगे गूगल पे, तो केविन मिटनी से लेकर जोनाथन, बेस्ट हैक कब किया? जब ये 16-17 साल के थे। तो यही चीज़ एक बार फिर से एंडोर्स हो जाती है कि क्यों हैकर 17 से 18 साल या 20 साल के बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने ये बोला नहीं होता कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, और वो कर देते हैं। और जो दूसरा हमारी हार्ड कोडिंग हो जाती है ब्रेन में, कि हमें लगता है कि हर चीज़ टेक्निकली ही होती है, जबकि आप देखोगे कि जितने भी क्राइम भारत में हो रहे हैं अधिकतर नॉन टेक्निकल सोशल इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू हो रहे हैं। सो ये अगेन इस्टेब्लिश होता है, और ये अभी 2024 में किया इन्होंने, अभी जुलाई में इनको सजा हुई है, और लेटेस्ट केस है। इट इज़ अ लर्निंग फॉर सीसोज ऑल्सो, जो लोग चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, इट्स लर्निंग फॉर हैकर्स ऑल्सो, एंड इट्स लर्निंग फॉर दी पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो, कि ऐसे केस में क्या क्या नए मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम पकड़ा जा सकते हैं। आई थिंक सर वो जो ट्विटर हैक वाला भी था वो भी इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग वाला किया था। भी ऐसा था, वो भी बच्चे था, इस तरीके से किया। हाँ, वो भी बच्चे ही था। और आई थिंक सर एक चीज और मतलब जो नजर में आई, मुझे समझ आई कि वो कि उनको डर नहीं होता किसी चीज का उस एज में। हाँ, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का वो कर जाते हैं सब चीज का। और वो तो डिस्कॉर्ड पे बेच रहा था ट्विटर हैक एज ए सर्विस। बिल्कुल। तो वो 3 बच्चे थे, 17, 18 और 21 साल के 3 बच्चे थे। एक फ्लोरिडा से था, एक कहीं और से था, 3 बच्चे थे जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, यू आर राइट। तो ये बार बार जो चीज़ें आ रही हैं, ये कहीं तो ये इशारा कर रही हैं कि
एग्जैक्टली, ये एज ऐसी है जहां पर एंड यू शुड यूज दैट एज आई गेस, बिल्कुल क्योंकि मैं दी गॉड से बच्चे की साइकोलॉजी से देखूं तो उसे कोई बेनिफिट नहीं था, उसने कोई ना तो उसने रैंसम मांगा, बिल्कुल, ना उसने कोई एक्सटॉर्शन कॉल की, बोस्ट कर रहा था कि देखो मैंने क्या कर दिया, अब मैं इसको डाउन कर दूं, क्योंकि बचपना यही होता है बिल्कुल। उसमें फंस गया। क्या सर किसी ऐप को यूज किए बिना, मतलब जो ये पॉपुलर ऐप है टेलीग्राम, व्हाट्सएप है, फिर इवन इंटरनेट यूज किए बिना, क्या एक फोन से दूसरे फोन पर ये पेपर्स, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स इससे शेयर किए जा सकता है? कई सारी ऐप हैं जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी डेटा शेयर करती हैं। बहुत सारी ऐप हैं जो वाईफाई हॉटस्पॉट पर चलती हैं। जैसे आपने वो ऐप इंस्टॉल कर ली, मैंने इंस्टॉल कर ली, हमारे यहाँ पर 4 लोगों ने कर ली, फिर और आगे है, तो वाईफाई टू वाईफाई बैकग्राउंड पर वो डेटा सिंक होता है। अब ना मेरे फ़ोन में इंटरनेट है, ना आपके फ़ोन में इंटरनेट है, ना आगे किसी के फ़ोन में इंटरनेट है, पर यदि मैंने आपको वो यहाँ से किसी को डेटा भेजना है जो कि ओखला में कहीं है और मैंने उसको भेज दिया, तो वो आपसे सिंक होगा, हैश्ड, मतलब आपको डेटा नहीं दिखेगा, वो बैकग्राउंड पे आपकी कनेक्टिविटी यूज़ हो रही है, एंड देन उसके संग सिंक होगा और इवेंचुअली वो सेम ऑफलाइन मोड में ओखला तक पहुंच जाएगा। हो रियल टाइम में ना पहुंचे, लेकिन इवेंचुअली पहुंच जाएगा। सो ये टेक्निक कई बार अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हुई है, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस्तेमाल की थी, हमने जिक्र किया था, बहुत सारे जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, तो यहाँ पे भी हो सकती है। तो सर इन चीज़ों को इंटरसेप्ट कैसे करें? अगर इस टेक्निक को भी रोकना हो, क्या ये भी रोकी जा सकती है? क्योंकि पॉसिबिलिटी साइबर में एंडलेस होती है। हाँ, क्योंकि ये इंटरनेट पे है ही नहीं, तो आपको पता कैसे पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने जानबूझ के वो ऑफलाइन ही रखी है। दे विल नेवर यूज एनी हॉटस्पॉट, वाईफाई नेटवर्क और सिम कार्ड सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि यदि उन्होंने सिम कार्ड यूज़ कर लिया और ये कोई सॉकेट क्रिएट करता है टू अपलोड दिस डेटा टू इंटरनेट, तो उसके आईपीडीआर में कैप्चर हो जाएगा कि इसने ये वाली ऐप यूज़ किया। द ओनली वे यू कैन फिगर इट आउट इफ द ऐप हैज़ बीन इंस्टॉल्ड थ्रू सम इंटरनेट लिंक। उस समय तो इंटरनेट यूज़ किया होगा ना, उसके बाद भले ऑफ करके बैठ गया भाई, लेकिन जिस समय इंस्टॉल किया यदि वो किसी इंटरनेट लिंक से आई है तो उस समय का आईपीडीआर रिकॉर्ड बनेगा। और यदि मैं एक ग्लोबल सर्च मार दूं ओवरऑल इंडिया के आईपीडीआर रिकॉर्ड्स पर, सारे ऑपरेटर्स पे, कि इस आईपी से किस किस ने ऐप इंस्टॉल की है या ये ऐप कहाँ कहाँ इंस्टॉल है, तो वो बता सकते हैं। तो मैं उन डिवाइसेस तक पहुंच जाऊंगा। अब भले ही वो ऑफलाइन है, पर जिस दिन उन्होंने इंस्टॉल की थी उसमें उस दिन ऑनलाइन थे, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट्स। फाइन सर, दूसरी चीज़ आती है कि किसी के पास भी कोई डॉक्यूमेंट है, हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं तो पेपर लीक यूज़ कर लेते हैं। पेपर है, कोई ऐसी चीज़ है और एजेंसीज आ रही हैं उसे पकड़ने और वो उसको डिलीट कर देता है मल्टीपल टाइम्स, जो भी कुछ करता है, क्या उसके बावजूद भी वो रिकॉर्ड जो है वो उसके मोबाइल से निकाला जा सकता है? हाँ, देखो होता क्या है, आपके फ़ोन में जो भी डेटा आता है, आपके फ़ोन में कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो सिंकिंग करते हैं, ठीक है, हर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स की। फेसबुक भी करता है, गूगल भी करता है, और भी ऐप्स होती हैं उनको फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट सिंकिंग की आदत है, वो करते हैं। ऐसे में वो डेटा कई जगह पहुंच जाता है। तो आपने डाउनलोड किया था सिग्नल से, पर आपके फ़ोन में आया, अब आपने डिलीट कर दिया, पर उस दौरान वो सिंक हो गया। वो सिंक हो गया किसी ऐसी ऐप के थ्रू जो आपके फ़ोन में थी, एंड यू डोंट नो, वहाँ से ही निकलेगा। तो आप भले ही इसको फॉर्मेट कर लो, कुछ कर लो, कहाँ से फॉर्मेट करोगे? तो जब मैं डायलॉग बोलता ना कि आप कोई भी डेटा परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते, इट्स नॉट बिकॉज कि फ़ोन से नहीं हो सकता, फ़ोन से हो सकता है। फ़ोन से हम मल्टीपल फॉर्मेट करें या क्लीन अप प्रोसेस यूज़ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आई एम नॉट श्योर कि ये डेटा पीछे कहीं और भी सिंक हुआ था क्या। जैसे हमें पता होता है कि iCloud पे सिंक होता है, गूगल ड्राइव पे सिंक, पर ऐसी और भी ऐप हैं जो सिंक करती हैं। लोन ऐप्स होती थी, आपको याद है? एग्जैक्टली, वो आपकी सारी फोटो सिंक करती थी, अब लोगों को पता नहीं होता था, और आप अचानक से वो फोटोज़ मॉर्फ फोटो बन के आप ही के रिश्तेदारों को मेल हो रही हैं, वो व्हाट्सएप पे जा रही हैं, आप ब्लैकमेल हो रहे हो, बिकॉज दोज वर सिंक्ड। अब सिर्फ फोटो तो ना सिंक हुई होंगी, आपके और भी फाइल सिंक हुई होंगी, तो वो सारा डेटा गया ना। सर अगर हमने मल्टीपल टाइम भी डिलीट कर दिया और बहुत तरीके यूज़ कर लिया डिलीट करने के, क्या डेटा उसके बाद मतलब निकल पाता है? कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं उसके बाद भी निकल जाता है, फिर उसके बाद नहीं निकलता डेटा? निकलता है, वही तो कह रहा हूँ कि मैं ये देखूंगा, पहले मैं निकालूंगा आपका आईपीडीआर, आपने फ़ोन फॉर्मेट कर लिया। अच्छा, मैं एज ए इन्वेस्टिगेटर आपका आईपीडीआर देख कर ये चेक करूंगा कि आपके फ़ोन में कितनी एप्लीकेशंस थी, ओके, मुझे मिल जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि आपकी उन एप्लीकेशंस में ऐसी कितनी एप्लीकेशंस थी जो डेटा सिंक करती थी। आपका जो फोल्डर है, फाइल्स का एक्सेस दे रखा था आपने और वो चाहता था, फिर मैं उनको
रिक्वेस्ट भेजूंगा, उनसे ट्राई करूंगा, चांसेस हैं कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। फाइन सर, अब बात करते हैं जैसे प्रोटेस्ट हो रहा था तो मोबाइल भी नेटवर्क भी जैम कर दिए गए थे कि इंटरनेट बंद हो गया था, तो ये जो मोबाइल जैम हो जाता है, नेटवर्क जैम हो जाता है, वो कैसे होता है? हर RF कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर बैंड पर होता है, ठीक है। तो जितने भी जैमर होते हैं वो इस स्पेस पर काम करते हैं कि मैं उस फ्रीक्वेंसी पर उससे ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर दूं जितना, जैसे ये बहुत लो पावर कम्युनिकेशन है जो यहाँ से टावर से कम्युनिकेट करता है, इससे मैं 10 टाइम्स ज़्यादा पावर इसी बैंड पर यदि ट्रांसमिट करूँगा तो यहाँ कोई भी ऐसी डिवाइस, क्योंकि वो नॉइज़ हो गया ना भाई, आपकी पावर इतनी है, अब मैं इतनी पावर उसी बैंड पर भेज रहा हूँ। सो आप कुछ इस एट सिंपल दैट कि आप बोल रहे हो, अमित बोला आपने एक लो आवाज़ में, और मैं आपसे ज़्यादा तेज आवाज़ में कुछ बोलूँ तो शायद आपकी आवाज़ सुनाई ना दे, बिल्कुल मतलब एक लेमन लैंग्वेज में, बट एग्जैक्टली नॉट दैट, बट दिस इज द वे दे जैम, बट बिकॉज इस फ्रीक्वेंसी सो यू वोंट हियर इट, बिकॉज फिर ये भी नहीं सुनाई दे रही, वो तो बैंड ही वो है जो हमारे ऑडिबल रेंज से बाहर का है। लेकिन दिस इज द वे वी क्रिएट जैमर्स। आप बहुत बड़े बैंड पर हाई पावर नहीं ट्रांसमिट कर सकते, क्योंकि यदि करोगे तो बहुत सारी डिवाइसेस चोक हो जाएंगी जो अलग अलग बैंड पर चल रही हैं। तो आप क्या करते हो कि आप लिमिटेड बैंड पर थोड़ी समय के लिए हाई पावर ट्रांसमिट कर देते हो सो दैट वो जैम हो, एंड देन यू कीप इट इन बस्ट। ऐसा नहीं कि एक ये बैंड फिर एक बैंड लिया उसमें हाई पावर ट्रांसमिट किया, एंड दिस द वे आपके मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, बिकॉज देयर वे ऑफ वर्किंग इज डिस्टर्ब। सर ये जो डिवाइसेस होते हैं जैमर्स वगैरह के, ये अवेलेबल होते हैं खरीदने के लिए? क्या लोग इनको खरीद सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं? लीगल तो नहीं है, ये नॉर्मली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही खरीदती हैं, वही यूज़ कर सकती हैं। पर जैसे कि मैं पता है कि बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं, इलीगल मार्केट, जहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। तो अगर मतलब कोई जैमर ले आए तो अपने आसपास के सारे नेटवर्क बंद कर देगा? कर सकता है, बंद कर सकता है। ना सिर्फ नेटवर्क, बहुत सारे RF कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर सकता है। ओके। नॉट ओनली मोबाइल अकेला थोड़े ना, जो आजकल बिल्कुल। यहाँ तक कि ये भी कर सकता है कि आपके वाईफाई डिस्टर्ब हो जाएं, आपके CCTV के कम्युनिकेशंस डिस्टर्ब हो जाएं, आपके पोर्टल्स रिमोट कंट्रोल बेस्ड जो चीज़ें कंट्रोल होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, बूम बैरियर है, ये है, मतलब मैनी थिंग्स कैन बी चोक्ड, एंड इनफैक्ट कार लॉक अनलॉक ना हो, उधर भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। सर ये भी कार लॉक से याद है, ई रिक्शा भी लोगों के बंद कर दिए थे लोगों ने। हाँ, तो वो क्या सीन था और वो कैसे होता है? और इन सब फिर कार हो सकती है, मतलब ई रिक्शा नहीं तो फिर बड़ी चीजें भी कर सकते हैं बंद। तो आपको याद है एक बार हमने एक जिक्र किया था फ्लिपर 0 की डिवाइस का, हाँ, जो बिल्कुल। एक डिवाइस आती है, हाँ मैं लेके आया था। वो डिवाइस इसी पर्पस के लिए थी कि ब्लूटूथ बेस्ड कोई भी चीज़ हैक की जा सके, या RF कम्युनिकेशन बेस्ड कोई भी, नॉट ओनली ब्लूटूथ, इट कैन ऑल्सो वर्क ऑन अदर बैंड्स पर भी। तो वो बूम बैरियर कंट्रोल कर सकती है, डेबिट कार्ड क्लोन कर सकती है, फ़ोन के अंदर कुछ पुश कर सकती है, आपके म्यूज़िक सिस्टम, TV, ये सब कंट्रोल कर सकती है। अब ये जो ई रिक्शा या ई व्हीकल आए हैं, इसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है वो एक जेनरिक ऐप है जिसमें आप ओपन ब्लूटूथ पर उसको कनेक्ट कर लेते हो। आप क्या ब्लूटूथ काम ही 10, 15, 20 मीटर पर करता है, तो वो जो गाड़ी के पास ही होगा कोई बंदा, उसने देखा कि इसका ब्लूटूथ ऑन है, बिकॉज वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चलते ही वैसे है। जैसे आप कोई भी ई व्हीकल खरीदें तो उसमें उसकी एक ऐप आती है जिस पे आप देख सकते हो कि ये चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना चार्ज हो गया, ये सब होता है ना। वेरी सिमिलर काइंड ऑफ ऐप फॉर दोज काइंड ऑफ बैटरी मैनेजमेंट इज अवेलेबल। वही ऐप थी। अब सवाल है कि उस पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, तो सबके पास वही पासवर्ड है। अब वो रिक्शा वाला कभी बदलता नहीं है उसको, कोई इंक्रिप्शन नहीं है। तो यदि मैं इंस्टॉल करूँ तो मैं भी उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं तो पासवर्ड बदला नहीं। जैसे ही मैं कनेक्ट होऊंगा मैं उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो लोग क्या करते थे कि चलती हुई गाड़ी को ऑफ कर देते थे, जैसे ही वो ऑफ होता था वो पैनिक हो जाता था, वो नहीं कर पा रहा है स्टार्ट। फिर कोई क्या हुआ भैया, कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा अल्लाह ये मैं देखता हूँ। बड़ा सर अल्लाह बचा उसमें। फिर वो उसमें 1000 रुपये 2000 रुपये लेता था, वो हो गया ठीक, चल। तो ये सब चल रहा था। बिल्कुल। तो सर ये तो मतलब इधर चल रहा है, तो जैसे कार लॉक होता है उसको भी हैक वैक किया जा सकता है क्या? मतलब ये सब चीज़ भी हो जाएंगी आगे जाके, जब AI आ जाएगा, जब अंदर साइबर, क्योंकि लिगे जो जितने भी OT कंपोनेंट हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जहाँ पर IoT डिवाइसेस यूज़ होती हैं। हिस्टोरिकली इसमें सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा प्रोविजंस थे नहीं, जैसे इंक्रिप्शन नहीं था। अब आ रहा है, अब धीरे धीरे अपग्रेड होते हैं। लेकिन यदि कोई पुराना वर्जन पे चल रहा है, या पुरानी डिवाइसेस हैं, या बहुत सारे ऐसे जो न्यू एज व्हीकल हैं, उसमें भी पुराने सिस्टम यूज़ कर लेते हैं लोग सस्ते के चक्कर में,
उसमें वो सारी अवेलेबिलिटी तो होंगी, बट दैट कैन क्रिएट अ बिग रिस्क। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार एमपी के अंदर किसी सिटी का पूरा जो पीसीआर वैन होती है उसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल था एंड यू कुड ट्रैक कि कौन सी गाड़ी कहाँ है। तो पता पड़ा कि उसके अंदर जो ट्रैकिंग डिवाइसेस थी वो चाइना की थी, सर्वर भी चाइना का था, और उस सर्वर का जो पासवर्ड था वो डिफॉल्ट ही था। तो किसी ने चेक कर लिया कि भाई ये तो एनीबडी कुड एक्सेस, बट दिस इज बिग रिस्क। ये तो चलो सर्वर पे वो पासवर्ड बदल भी ले, लेकिन तब भी जो वो डिवाइस कम्युनिकेट करती है सर्वर के संग, तो वो 2 मोड पे करती है, तो एसएमएस या फिर आईपी, टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन या यूडीपी आईपी। एसएमएस बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल है कि मैं क्या कमांड भेजूंगा जिससे मुझे लोकेशन मिल जाएगी, या मैं गाड़ी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, या मैं काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ उसकी, वो पब्लिक होता है, वो सारे कमांड पब्लिक है। उसका पासवर्ड भी पब्लिक होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है उसका पासवर्ड। मैं आपको बता दूँ, मैंने किए हुए हैं। तो हमने कई बार ऐसा करते थे कि मुझे यदि कोई ऐसा सिचुएशन में दिख गया तो मैंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, गाड़ी ऑन ऑफ भी कर दी। तो ये बिग रिस्क है क्योंकि ये कभी भी इनक्रिप्टेड नहीं रहे। एक बार क्या हुआ था कि मैं उस समय टेक महिंद्रा में था, तो चेन्नई में हमारी महिंद्रा रिसर्च वैली है जहाँ पर ज़ाइलो कार बनती है। तो मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, मैंने एक ओबीडी डिवाइस ली, जो डिबगिंग किट होती है डिवाइसेस की। तो हर कार के अंदर नीचे स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक ओबीडी पोर्ट होता है, उसमें वो डिवाइस लग जाती थी, एंड देन ब्लूटूथ के थ्रू मैं बाहर लैपटॉप से उस पर कमांड भेज सकता था। तो मैंने वो डिवाइस लगाई महिंद्रा ज़ाइलो में, और फिर वो लैपटॉप के थ्रू कमांड भेजकर मैंने वाइपर ऑन किए, एसी ऑन ऑफ किया, गाड़ी ऑन ऑफ कर दी और डिक्की ऑन ऑफ कर दी, ये सब कंट्रोल करके दिखाया। एंड दे न्यू इट, बट दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये मिसयूज भी हो सकती है, बिकॉज मैं कल के दिन कोई डिवाइस लेके किसी को डरा लूँ। उसके बाद वो चीज़ें फिक्स हुई, वंस आई डेमोन्स्ट्रेटेड, तो वो चीज़ें अपग्रेडेड वर्जन में फिक्स हो गई। पर उसके तुरंत बाद मैंने सुना कि फॉक्सवैगन किसी ने हैक की यूरोप में, एंड देन आई गॉट एक्साइटेड। मैंने कहा इसका मतलब है वहाँ पे भी वल्नरेबिलिटी है। फॉक्सवैगन तो लोगों ने अनलॉक ही कर दी थी चलती चलती। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम एक्सपोज होती हैं और वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं। जैसे हमें पता है 0 days, इवन इफ इट इज सिक्योर, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई 0 day वल्नरेबिलिटी आए और उसकी वजह से ऐसा हो जाए। सर अभी मैं इस पे प्रोटेस्ट में देख रहा था, तो इसमें बहुत सारे कुछ कॉप्स थे जिन्होंने ना वो जो मेटा के ग्लासेस है वो भी लगा रखे थे रिकॉर्डिंग के लिए। ऐसे उसमें ग्लास लगाओ और सब रिकॉर्ड होता है। तो ये एज अ डिवाइस मेटा ग्लास जो है ये कितने सेफ है, सिक्योर है, और क्या ये अवेलेबल हो मतलब लोगों के लिए ये होने चाहिए? बिकॉज मैं यहाँ बैठा हूँ और पब्लिक यहाँ बैठी है और वो कोई भी बंदा आ रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा है। कॉप्स की बात चलिए छोड़िए, मतलब आम बंदा भी बाय कर सकता है और हर चीज़ रिकॉर्ड करे फिर रहा है। तो कर ही रहे हैं, अभी ऐसा कोई लॉ तो है नहीं। बहुत सारे मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, लोग आते हैं पहन के टशन दिखाने के लिए, ये देखिए, और फिर आप ही को वीडियो भेज देंगे आपका थोड़ी देर बाद, जो उन्होंने इससे रिकॉर्ड किया होगा, या हमारी जो कॉन्वर्सेशन होगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी। एक और डिवाइस आती है जो आप गले में पहनते हो, जो आपको कम्युनिकेशन रिकॉर्ड करती रहती है, फिर वो AI उसकी समरी बना के दे देता है। वो उसका भी कुछ ब्रांड नेम मैं भूल रहा हूँ, ऐसे लॉकेट की तरह आप पहन लेते, वो भी मैंने बहुत देखा। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल गैजेट आ गए हैं। चलो ये तो दिख रहे हैं ग्लासेस हैं, हो सकता हिडन वेरिएबल भी हो कि जैकेट के वॉर्म में आ जाए, कुछ आ जाए, तो क्या ही कर लोगे। तो अभी ऐसा कोई रूल नहीं है टू स्टॉप देम। हालांकि जो हमारा डेटा प्राइवेसी कानून है वो कहता है कि आप बिना परमिशन ऐसा नहीं कर सकते। सो आइडियली क्या होना चाहिए कि इफ आई एम यूजिंग ए गॉगल विच कैन कैप्चर द कम्युनिकेशन एंड, तो आई शुड सीक योर परमिशन। एग्जैक्टली। या मैं ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई शुड सीक योर परमिशन। और बोल नहीं चाहिए कि भाई मैं इस चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, आर यू ओके विद दैट, क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा अपने प्रोफेशनल बिजनेसेस के लिए। पर लोग करते नहीं, कौन पूछता है? लोग आपकी पिक्चर खींच के पोस्ट कर देते हैं, आपसे कितने लोग पूछते हैं कि पोस्ट करनी है। सो हमारे यहाँ उस तरह का कोई लॉ नहीं है, पहली चीज़ जो यू आर राइट चाहिए। अब जहाँ तक पुलिस की बात है, तो मेटा तो बहुत छोटी चीज़ है। पुलिस तो इतनी डिवाइसेस पहन के कई बार आएगी, उनके पास गैजेट्स होते हैं। आपने देखा जो आजकल चालान सारे कैमरे से कट रहे हैं, या स्पीड ट्रैकिंग से लेकर जो आपके मोशन सेंसर डिवाइसेस हैं, सो उनको तो ये लीगली पावर है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं गैदर करेंगे तो वो कैसे आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कल के दिन आप राइट्स में जा रहे हो और किसी ने किसी को मारा है और आपके पास एविडेंसेस ही नहीं है, तो फिर क्या ही कर लोगे आप। सो दे आर अलाउड टू डू दिस। कई सारी चीज़ों पे लोगों ने सवाल जैसे खड़े किए कि उनके नेम प्लेट नहीं थे, नाम नहीं लिखा था, तो ये तो उनको पावर लीगली दिया गया है।
कि यदि आप ऐसी कहीं जगह जाओगे जहां आपको भीड़ को तितर बितर करना है तो आप नाम प्लेट हटा दीजिए, क्योंकि लोग कई बार पर्सनल वेंडेटा उसको मारेंगे या उसके फैमिली के पीछे पहुंच जाएंगे। एक कांस्टेबल को मार दिया दिल्ली में, जिसके ऊपर फिर एक बंदे को सजा भी हुई। ये सब क्यों हुआ? पर्सनली रंजिश की वजह से। तो पुलिस जो कर रही है वो तो एक ऑर्डर पे कर रही है, पर जब उसने किसी को हर्ट किया तो वो कई बार पर्सनल हो जाता है और वो उसकी फैमिली तक खतरा हो जाएगा, इसलिए उसको छुपना पड़ेगा। सो दिस इज एज पर एसओपी। एसओपी यही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जब आप जाओ अपना नेम हटाओ, इनफैक्ट मास्क पहन के जाओ, हेड सेट पहन के जाओ, ये है। तो इसको लेकर कोई सवाल कर रहा है तो फिर तो उसको बेसिक एसओपी नहीं पता यार, इसमें क्या प्रॉब्लम? मतलब ये पुलिस है ना, वो तो आप चीज़ें तोड़ रहे हो। जो वही मैं कह रहा हूँ कि इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए जो लोगों ने चीज़ें तोड़ी हैं या पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, वो इस आंदोलन को सक्सेसफुल नहीं होना चाहते थे। यही वो लोग हैं जो मैं कह रहा हूँ कि जब आपके संग जुड़ जाते हैं तो अच्छा खासा आंदोलन खराब हो जाता है। यू वॉन्ट टू डू इट पीसफुली एंड द वे यू वॉन्ट, बट कुछ लोग ऐसा बोल गए, कुछ लोग ऐसा कर गए, तो फिर वो पूरा का पूरा बैठ जाता है। सर आप पुलिस के साथ भी बड़ा काम करते हैं, तो पुलिस आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें लेके बैठती है, मतलब ऐसी जगह जब जाती है तो और क्या क्या चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता, लोगों को नहीं दिखती, उनके पास होती हैं और ये डिवाइस ये सब कैप्चर होता रहता है? ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। ये सवाल लीगल नहीं है। और क्या होता है सारा एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन आई थिंक नॉट बी डिस्कस्ड इन पॉडकास्ट। ओके चलिए, मेरे सवाल नहीं तो सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं व्यूअर्स के, वो ले लेते हैं लास्ट में, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। सर एक क्वेश्चन आपको एक पता है, एक चलो आपने बोला अभी मेटा वाला, तो यूएस में एक प्रोटेस्ट हुआ ट्रम्प के अगेंस्ट, तो उन्होंने गूगल को एक प्रोजेक्ट दिया था कि जितने प्रोटेस्टर्स हैं इनका जितना भी वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, सो उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग थी उनके पास। दिस वाज एन ऑफिशियल प्रोजेक्ट गिवन टू गूगल कि उनको आप एनालाइज कीजिए, प्रोटेस्टर्स को, उनका सोशल मीडिया निकालिए और उनके कंपनीज में वार्निंग भेज दीजिए ओके कि दे आर वर्किंग अगेंस्ट नेशन और समथिंग। अगले दिन फुस हो गया प्रोटेस्टर। उस ऑपरेशन के अगेंस्ट भी सवाल खड़े हुए, लोगों ने PIL डाला, कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन दे यूज्ड गूगल की पावर है भाई, ये गूगल ने एक एक को पहचाना। तो यहाँ तो अभी उस लेवल पर नहीं गए हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टर हैं, गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, they have all legal rights, there is no legal illegal, because you have chosen them to do that। आप समझ रहे हो? इसलिए आप उनको गलत नहीं कर सकते। जब आप एक कंपनी का CEO डिसाइड करते हैं तो या तो हटा दो या मानो, रख के उसकी ऑर्डर्स वायलेट करोगे तो गलत है। अगेन जब इलेक्शन आएगा आपने तो हाँ आपने रखा है, अब उसको काम नहीं करने दोगे तो गलत। फाइन सर, एक क्वेश्चन बीच में रह गया कि हमने देखा इंडिया में पेपर लीक होता है, हमने यहीं पे सुना है, बाहर खबरें नहीं सुनी, पता नहीं होता होगा नहीं होता होगा, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि लीक हुआ है। क्या बाहर भी एग्जाम पेपर लीक होते हैं क्या? सिर्फ देखो एक तो प्रॉब्लम क्या है कि बाहर इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता कोई भी। ओके 15-20 लाख 50 लोगों का एग्जाम तो पूरे देश होते 20 लाख लोग। वहाँ पर एक तो इतना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, यदि आप, और वहाँ पर ऐसा, जैसे मैंने बोला, वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप जो बनना चाहे वो नहीं बन सकते, बिल्कुल, इसलिए वो गैप इतना नहीं है, इसलिए वो लीक होकर कोई फायदा नहीं है। रादर वहाँ उल्टा होता है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे नहीं हैं, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे नहीं हैं। यूके की आधी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में रोड शोज कर रही हैं कि हमारे आ जाओ, आधी यूनिवर्सिटी यहाँ बैठी हैं। अब दिल्ली में रोड शो होते रहते हैं कि भाई होटल्स के अंदर आइए हमारे एडमिशन लिए, तो वहाँ तो उल्टा है ना, वहाँ काहे को एग्जाम पेपर लिए, वहाँ डॉक्टर्स वाली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं। रादर इंडिया से लोग जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं डॉक्टरी करने, और वो सस्ते में करके भी आ जाते हैं, 30 लाख 50 लाख में हो जाती है। इट्स लाइक दैट, यहाँ नहीं हो रही, तो वहाँ ये होने का चांसेस रीज़न नहीं है, इसलिए नहीं होता। नहीं, इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। आज हमने बात की, मतलब प्रोटेस्ट पे बात की, प्लस ये जो लीक वगैरह होता है ये कैसे, और आपने इन डिटेल समझाया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे हम बात करेंगे मतलब प्रीतमन पेद्रो पे, प्लस एक AI पे अलग से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपसे बात करनी थी, उस पर डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इंडिया का यूथ है, मैं उसके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे एग्ज़ाम लीक हो जाए, चाहे आपकी इच्छा के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले, चाहे जो लोग जो भी सपने देख के परेशान हैं वो ना हो, इस बात पे भरोसा रखना कि वो एक स्टेप आपकी ज़िंदगी की दिशा तय नहीं करता। बिल्कुल, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे स्टेप थे जो मेरे हिसाब से नहीं हुए, जो मैं चाहता था वहाँ एडमिशन नहीं मिला,
जो नौकरी चाहता था वो, हमने कई बार डिस्कशन किया इस पॉडकास्ट में। और यदि मैं उस चीज़ को लेकर हताश हो जाता, क्योंकि ये होगा, ये इस वजह से नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति गलत है, सही, ये दुनिया ऐसी है। यहाँ आज ये कारण है, कल कोई और कारण दिख जाएगा। आप यूएस चले जाओगे, आप यूके चले जाओगे, वहाँ पे भी ऐसा होगा, पर दूसरी सिचुएशंस होंगी और आप वहाँ भी फ्रस्ट्रेट ही हो रहे होगे बिकॉज आपके हिसाब से आपको मौके नहीं मिल रहे हैं, कारण कुछ और है, यू नो दैट। लेकिन ये जो छोटी छोटी हिंड्रेंसेज हैं, ब्लॉकेज हैं, ये आपकी सफलता तय नहीं करेंगे। जो सफलता तय करेगा ये कि आप गिरे नहीं, आप लगे रहे और आप जीतोगे। और जो जितना बाधाएं पार करके जीतेगा उसकी सफलता का मजा उतना ही होगा। तो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी वजह से उसको ये कारण मिल जाए कि मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई कारण था। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग नहीं करे, वो आज मेरे से ज़्यादा कमाते हैं, वो ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, कुमार विश्वास इंजीनियरिंग में गए थे, छोड़ के आए, आज हम सबसे ज़्यादा ही रेपुटेशन है, कमा भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैशन फॉलो किया। आपकी ज़िंदगी की दिशा हर दिन बदलेगी, हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये लाइफ है। तो इसको पहले तो इतना इमोशनल होकर, सीरियस होकर अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाना। जो भी गलत होगा अभी आपके संग, आगे सही होगा, हो सकता है किसी और फॉर्म में हो जाए, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। पहले ये मान के चलना, ये दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके से लोगों के संग होता है। बाकी यदि हम पूरी शिद्दत के संग अपनी बात पहुंचा पाएं तो आई एम श्योर कि सिस्टम सुधरेगा। यदि हमारी आवाज़ में दम है, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं, मैं एजुकेशन मिनिस्टर पे भरोसा करूं ना करूं या सिस्टम पे भरोसा ना करूं, मुझे एक व्यक्ति पे भरोसा है, उसका कुछ कारण है। जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला काम क्या किया था? उनका पहला काम था जो बच्चे हैं जिनके शिक्षा, जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनसे बातचीत। जो सबसे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे थे, उनका कोई प्रोग्राम का नाम था कि परीक्षा पर चर्चा, ऐसे कुछ करके था। क्यों परीक्षा पे चर्चा क्यों करनी है? साइंटिस्ट से कर लो, इनसे कर लो, सबसे बात, परीक्षा पे चर्चा से क्या होने वाला है? क्योंकि जो वो बच्चा है जो आज परीक्षा दे रहा है, ये 10 साल बाद, 15 साल बाद देश लीड करने वाला है। तो यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई विजन है जो 15 साल बाद या 20 साल बाद आप पूरा करना चाहे, तो वो यहाँ डालना पड़ेगा आपको, बिल्कुल वो यहाँ इनकलकेट करना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो उस विजन के संग ये खड़ा ही नहीं हुआ, और जो बंदा आज 45-50 साल का, उसको आप कितना भी पुश करो, ठोकर, वो नहीं बदलेगा, वहाँ से निकलेगी आग। वही यूथ आज 15 साल बाद बैठा है। 2014 में उन्होंने परीक्षा पर चर्चा शुरू की, आज 2026 है, तो वही तो बंदा है जो उसमें हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा था, वही तो आज बैठा होगा यहाँ पे, और उसको लेकर ही भविष्य का निर्माण हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो यदि उसकी कोई पेन पॉइंट है और वो दूर नहीं हो रही है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। यदि आपकी बात सही तरीके से तक पहुंचेगी, तो मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि आज के बाद कोई भी इंडिया में एग्ज़ाम हो, ना तो उसका पेपर लीक हो और ना ही किसी बच्चे को इस व्यवस्था से गुजरना पड़े जहां वो जो चाहता है उसको ना मिले। रादर मैं चाहता हूं कि इस एग्ज़ाम की जो ये गैप है ना, कि भाई आप की ज़िंदगी की जो परिणति तय कर रहा है एग्ज़ाम कि आप डॉक्टर बनोगे, ये क्यों होना चाहिए? मैं तो रादर इसके बियॉन्ड पुश कर रहा हूँ कि कैन वी हैव ए सिस्टम जहाँ पर हर बच्चे को मौका मिले वो करने का जो वो करना चाहता है, और उसके बाद आप एक साथ बार डिसाइड कर लेना कि नहीं बेटा तुम इसके लिए नहीं हो, बिकॉज अब जो ये 3-4 एग्ज़ाम हुए आप चारों में ही फेल हो गए, तो उसको हटा देना। एटलीस्ट इतना यदि सिस्टम बन जाएगा तो फिर ये नीट वीट का ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, सुनते रहिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।